हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये जो आपका दृष्टि बुक है, हिंदी में है ये, और इसको मैं करवा रहा हूँ एमसीक्यू के फॉर्म में। जो आपका ये पूरा बुक ही एमसीक्यू के फॉर्म में दिया है, जो आपका गवर्नमेंट की बुक आती है। ठीक है, गवर्नमेंट की बुक आपकी थ्योरी में आती है, उसी पूरा बुक का आपको ये एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है। जो बच्चे नए होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने पिछले 10 से 15 साल के पेपर को देखा है। लगभग हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। एक बार खुद ही जाकर देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में ही मिल जाएंगे। जो पिछले या ज़्यादा 10 नहीं, सिर्फ 5 साल के पिछला पेपर आप देखिए, सभी क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी है, सिर्फ आपको ये थ्योरी के फॉर्म में नहीं है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में है। यहाँ पर जिसका एक्सप्लेनेशन होगा मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन रहेगा, ताकि मैं इस मतलब लेक्चर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ। तो चलते हैं, 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिए और आपने खुद सोचिए कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, इसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। पहला क्वेश्चन क्या करें हैं, करें मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल की बात इसमें यहाँ चलने वाली है। करें मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है और सही कूट आपको बताना है। करें हैं, भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ है। करें, जो भारत में सभी भाषाएं बोली जा रही हैं अभी वर्तमान में, उसका विकास किस काल में हुआ है? तो उसका विकास करें मध्यकाल में हुआ है। तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट एकदम आपका सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एकदम सही है। दूसरा करें, मध्यकालीन साहित्य आरंभ में ताड़ पत्तों और भोजपत्रों पर लिखे गए थे। तो मध्यकालीन साहित्य जो आरंभ में, आरंभ की अगर हम बात करते हैं तो ताड़ के पत्ते चलते थे, उसी पे लिखे जाते थे। लेकिन बाद में 13वीं सदी से कागज पर लिखे जाने लगे हैं। तो 13वीं सदी से कागज पर लिखे जाने लगे हैं, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, तो कहाँ पे, अच्छा, कागज का विकास कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो सबसे पहले कागज का विकास चाइना में हुआ था। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। चाहे वर्तमान की हम भाषा देखते हैं, चाहे हम वर्तमान के खाद्य पदार्थ देखते हैं, या वर्तमान के वस्त्र देखते हैं, सभी जो आजकल हम यूज करते हैं, सभी का लगभग विकास किस काल में हुआ था? वो मध्य काल में ही हुआ था। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट थ्योरी के फॉर्म में था, इनको आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवा दिया गया है। आप बुक जरूर देखा करिए। इस बुक का नाम है मध्यकालीन भारत, क्लास 7th की एनसीईआरटी है ये। ठीक है, ये आई थिंक ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी करवा दिया है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहे हैं पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयद यादों का शासन आया तथा इसके पश्चात बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। पहला स्टेटमेंट ये कर रहे हैं, सत्य पूछ रहे हैं, देखिए करें ट्रू कौन सा है। करें, हुरून उल रशीद उमैयद खलीफाओं में से थे। उमैयदों ने दमिश्क से शासन किया। करें, इसमें बताइए आपका कौन सा सही है? तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन कर है एकदम सही है, तीसरा वाला एकदम सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। करें, पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों का शासन आया तथा इसके पश्चात बगदाद के अब्बासी खलीफाओं का शासन आया, एकदम सही है। तो दूसरा करें, हारून उल रशीद उमैयाओं खलीफाओं में से थे। करें, हारून उल रशीद ये उमैयाओं खलीफाओं में से थे, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि ये उमैयदाओं खलीफाओं में से नहीं थे, ये बगदाद के खलीफा थे। याद रख लेंगे, कहाँ के खलीफा थे? ये बगदाद के खलीफा थे। ठीक है, बगदाद के खलीफा। अब ये वाला तो दमिश्क, उमैयाओं ने दमिश्क में शासन किया था, तो सही है। 1 और 3 सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या करें। करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? करें, 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। 9वीं शताब्दी जब चला था तो उसमें अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, सही पूछ रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि 9वीं शताब्दी में इनका क्षेत्र कई प्रांतों में बट गया था, जिससे क्या हुआ, इनकी शक्ति कम हो गई थी। तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा करें, 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ था।
तो ये आपका सही है कि नहीं, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है, दूसरा वाला सही है, तो बी वाला आंसर सही है। नहीं देखते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं बारूद, कागज और कपास, कंपास, जो कंपास होता है ना, कुतुब नुमा बनाने की तथा छपने की कला आदि सब चीन से यूरोप पहुंचे। कह रहे हैं सब कहाँ से यूरोप पहुंचे, चाइना से यूरोप पहुंचे। अभी हमने बताया था कि कागज का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब देखिए, कंपास हुआ और बारूद हुआ, ये चीन से यूरोप पहुंचे। आज भी देखते हैं यूरोप में बहुत सारे सामान जाते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मानने वाला बना दिया, ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं। और तीसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे, ठीक है, कह रहे हैं चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे बस। तो ये कह रहे हैं ये गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन के व्यापारी सिर्फ रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे, वो अपनी जहाजें बहुत सी चीज़ों से ले जाते थे, ठीक है। ये आपका गलत है, मतलब अपने सामान को जहाज़ों से भी ले जाते थे, ना कि सिर्फ रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। और ये दूसरा भी सही है, मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने चीन के कुछ भागों तथा मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मानने वाला बना दिया, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये भी याद है, ये भी याद सही है। कौन सा सही है आपका, दो सही है, बी वाला आपका सही है। अब देखिए, हम यहाँ पर चलते हैं। अब कौन सा चैप्टर आया आपका, दूसरा, ठीक है। दूसरा चैप्टर में, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, दक्षिण भारत के राज्य, जो है 800 से 1200 ईस्वी तक। पहला देखते हैं क्या करें, प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारत के उत्तरी और दक्षिणी अर्धभागों के मध्य अधिक निकटता के संबंध के कारण थे। मतलब कह रहे हैं भारत के उत्तरी और दक्षिणी अर्धभागों के मध्य अधिक निकटता के संबंध के कारण थे। मतलब कह रहे हैं जो प्यारा भारत है अपना, ये दक्षिण भारत है और ये उत्तर भारत है। अब इन दोनों के मध्य जो निकटता हुई वो किस कारण हुई, ये बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, देखिए। कह रहे हैं दक्षिण भारत से उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य गंगा घाटी तक स्थापित करने के लिए प्रयास किए। कह रहे दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य गंगा घाटी तक स्थापित करने के लिए प्रयास किए। हाँ देखिए, चोल राजाओं ने, देखिए गंगैकोंड चोलपुरम, यहाँ पे एक स्थान भी बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहला वाला तो एकदम सही है। दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलनों ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। देखिए, जो आदि शंकराचार्य थे कहाँ से थे, केरल के दक्षिण से ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में फैलाया अपना वो, ठीक है। ये भी आपका सही है। करे दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण उत्तर भारत में आके बस गए। करे दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण उत्तर भारत में आके बस गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बसे नहीं, ठीक है। वहाँ पर गए, वहाँ पर प्रचार किए, लेकिन बसे नहीं, क्योंकि उनकी भाषाएं ये सब अलग थी, कोई बसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ तीसरा वाला आपका गलत है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, पहला और दूसरा क्या है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, अब इसमें आपको क्या लगाना है, क्या करेंगे आप बताइए। वीडियो पॉज करके पहले बताया करिए, फिर पहला यहाँ देखिए। कह रहे हैं 10वीं सदी में दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में के उत्तर पश्चिम में राष्ट्रकूट सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। कह रहे हैं 10वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में, अब उत्तर पश्चिम कौन सा है, राष्ट्रकूट, ये ऐसे है, और उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा, इस साइड का एरिया हो जाएगा, ठीक है। उत्तर और पश्चिम इसी साइड का एरिया हो जाएगा, लगभग मुंबई के नीचे, ये सब कर्नाटक में। तो यहाँ का है राष्ट्रकूट उस समय का महत्वपूर्ण राज्य था, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के चोल शासकों ने राज्य तंजौर के आसपास विस्तृत किया। दक्षिण भारत के चोल शासकों का राज्य कहाँ पे था, तंजौर के आसपास का था। तो याद रखिएगा, तंजौर का आसपास कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र बता रहे हैं कि, ठीक है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों का राज्य आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में था। कह रहे हैं जो पांड्य था वो जो चोल साम्राज्य था, याद रखेंगे चोल साम्राज्य था,
चोल के दक्षिण में था। आधुनिक जो मदुरै है उसके ठीक आधुनिक क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, सब कुछ आपका इसमें सही है। 12वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत के कई नए राज्यों का उदय हुआ जो परस्पर चोल शासकों से प्रतिस्पर्धा करते रहे। ये भी सब कुछ सही है, सब कुछ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। ठीक है, तो कह रहे हैं चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा आप रिसोर्स के उसमें मत पढ़िए कि जो भी आपको रिसोर्स मिल रहा सब कुछ पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। मेरी बात मानिए, कभी भी आपका नहीं लगे। एनसीईआरटी और घटना चक्र, ये दो बुक आपने अच्छे से पढ़ लिए तो लगभग लगभग आपका, अगर नंबर आप क्वेश्चन पीसीएस में देखते हैं तो 110 हमेशा आप करके आएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी और घटना चक्र और जो आपका आई दृष्टि घटना सार आता है, बस इन तीनों से सिर्फ, हाँ आप क्या करते हैं जितनी बुक मिलती है सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ अगर थोड़ा बेसिक पढ़ना हुआ तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। ठीक है, बस इसी 3 बुक पर आप फोकस करिए, फिर ही आपका कभी नहीं रुकेगा। सिर्फ इन तीनों बुक को आप रट डालिए, घटना चक्र, एनसीईआरटी और लूसेंट। सबसे ज़्यादा समय किस पर दीजिए, घटना चक्र पर दीजिए। एनसीईआरटी आप ऐसे पढ़ लीजिए या खुद से जल्दी से ख़त्म कर दिया करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पहला तो ये हो गया कि चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। ठीक है, तो करें ये विजयालय जो था चोल शासकों की स्थापना करने वाले में विजयालय प्रमुख था। ये सही है कि गलत है? एकदम आपका सही है। करे चोल साम्राज्य का शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राजाओं को हराया। परांतक ने क्या किया था? पांड्य राजाओं को हराया था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ये भी सही है आपका। अच्छा, जब ये परांतक ने पांड्य राजाओं को हराया तो एक उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि था? तो उसका नाम क्या था? मदुरै कोंडवन। याद रखेंगे, कोंडवन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मदुरै कोंडवन की उपाधि किसने धारण किया था? मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण किया था प्रांतक ने। याद रख लेंगे, प्रांतक प्रथम ने। ठीक है, इन्होंने जब पांड्य राज्यों को हराया तो मदुरै कोंडवन का उपाधि धारण किया था। ठीक है, हमने से देखते हैं, करें चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव, करें समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किए। चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते जो मालदीव और श्रीलंका पर क्या किए? सफल आक्रमण किए। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, करें राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। तो ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रकूट राजा ने क्या किया था? प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, तो याद रख लेंगे, प्रांतक प्रथम को पराजित किया। तो ये भी सही है, सब कुछ आपका सही है। नहीं, देखते हैं, अरे चोल शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, राजेंद्र प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। कह राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा के रास्ते गंगा नदी के तटीय राज्य बंगाल तक आक्रमण किया। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? उड़ीसा के रास्ते गंगा नदी के तटीय राज्य बंगाल पर तक आक्रमण किया। ठीक है, गंगा नदी के तटीय राज्य बंगाल तक आक्रमण किया, ये कह रहे हैं पहला वाला। दूसरा कह रहे हैं एकदम सही है, कह रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के अंतर्गत इसने श्री विजय को पराजित किया। किसको पराजित किया? श्री विजय को इन्होंने पराजित किया। तो हाँ, इन्होंने श्री विजय को भी पराजित किया। तो याद रख लेंगे, ये दोनों ही आपका सही है, सी वाला आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, चलते नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। करें चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी, करें चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तंजौर थी। ठीक है, तो यहाँ पीछे वाला देखिए ना, हाँ, चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर। देखिए, हो सकता है आपके पेपर में कुछ और दिया। देखिए, चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी वो तंजौर थी, लेकिन बाद में कौन सा? वो चेन्नई के निकट जो आपका कांचीपुरम है, यहाँ कहाँ है? कांचीपुरम। ये कहाँ पे पड़ता है कांचीपुरम? ये चेन्नई के निकट। कुछ समय बाद कांचीपुरम भी बना। तो चोलों की राजधानी तंजौर भी था, कांचीपुरम, और एक और बना, गंगई कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। तो याद रखें, गंगई कोंड चोलपुरम, ये भी क्या है?
इनकी राजधानी थी। तो तीनों याद रखिएगा, तंजौर, कांचीपुरम, गंगईकोंड, चोलपुरम। तो यहाँ पर कौन है? चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर, याद रखेंगे क्या? तंजौर। चोल शासन प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ देखिए, कहें राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। चोल काल में राजा सर्वाधिक शक्तिशाली होता था, तो हाँ, राजा सर्वाधिक शक्तिशाली होता था। राज्य को प्रांतों और प्रांतों को वलनाडु, वलनाडु को गांव में विभाजित किया गया था। जान लीजिए, मान लीजिए ये आपका राज्य है, ठीक है, ये आपका यूपी वाला राज्य में बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। ये यूपी का, अब ये राज्य था। राज्य को किस में विभाजित किया गया था? तो राज्य को प्रांत में विभाजित कर दिया गया था। इसे कई प्रांत थे ना। अब ये मान लीजिए 4-5 प्रांत हो गए, ये प्रांत हो गए। अब इसी प्रांत को किस में विभाजित किया गया? प्रांतों को वलनाडु में। तब इसी में वलनाडु आ गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे। तो इसको वलनाडु में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। अब वलनाडु को, अब इसी में गांव आ गए, बस इसी में गांव आ गए, बस ऐसे याद कर लीजिएगा। पहला बड़ा कौन था? राज्य था। इसके नीचे कौन था? प्रांत था। प्रांत के नीचे क्या था? वलनाडु था। वलनाडु के नीचे क्या था? गांव था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, राज्य, प्रांत, वलनाडु और गांव, ठीक है। वलनाडु मतलब याद रख लेंगे वो, जैसे राज्य हो गया, ये जिला हो गया। अब ये कोई क्षेत्र हो गया छोटा सा, उसका कस्बा, ठीक है। तहसील वसील मान लीजिए, ठीक है। तहसील में कई गांव आ जाते हैं ना, ऐसे वो मान लीजिए वलनाडु। ग्राम प्रशासन चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन विशेषता थी, ये भी सही है आपका। करें चोलों की आय प्रमुख साधन युद्ध से जीती हुई राशि होती थी। करें चोलों की आय का मुख्य साधन क्या होती थी? युद्ध से जीती हुई राशि होती थी? नहीं, युद्ध से जीती हुई राशि नहीं होती थी। यहाँ पर कर और व्यापार होता था। कर और जो व्यापार से पैसा कमाया जाता था वो होता था। तो चौथा वाला आपका गलत है। तो 1, 2, 3, ये तीनों ही सही है। कौन? 1, 2, 3। अब देखिए, चोल काल में राजा समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज से मतलब सोसाइटी के बारे में पूछ रहे हैं कि सोसाइटी कैसी थी चोल में। देखिए, चोल काल में ब्राह्मण सम्मानीय लोग थे, जिन्हें राजा से भूमि और ग्राम उपहार में मिलते थे, ठीक है। तो ये कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा क्या कर रहे हैं? सही पूछ रहा है तो एकदम सही है। कह रहे हैं, चोल व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे। तो ये भी सही है, दक्षिण पूर्व एशिया और, हाँ, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है आपका। कहना शूद्रों की स्थिति इस समय मजदूरों और किसानों से बेहतर थी। कहते रहे जो शूद्रों की स्थिति है वो इससे उनसे बेहतर थी, ये गलत है, ठीक है। दयनीय थी मतलब हर चीज में हमेशा ही शूद्रों की स्थिति दयनीय रही थी, ठीक है। कोई भी अगर शासन, किसी का भी शासन काल है। ब्राह्मणों को दान किए गए ग्राम को मणि ग्रामम कहते थे। कहें ब्राह्मणों को जो गांव मतलब दान किया जाता था उनको मणिग्राम, ये गलत है। मणिग्राम नहीं कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय कहा जाता था, ठीक है, ब्रह्मदेय, ठीक है। अच्छा, मणिग्रामम किसको कहा जाता था? कुछ व्यापारी होते थे जो मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे, जिसको मणिग्रामम ने, मान लीजिए एक व्यापारी ये, एक व्यापारी ये, 4 व्यापारी है, एक क्या बना लिए? ये व्यापार मंडल, व्यापार मंडल, ठीक है, सोसाइटी मान लीजिए बना लेते आज के समय में। जो व्यापार मंडल बना लेते थे उसी को मणिग्रामम कहा जाता था। मणिग्रामम, तो मणिग्रामम क्या? व्यापार मंडल को मणिग्रामम कहा जाता था। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। और ब्रह्मदेव तो आप तो जानते हो, ब्राह्मणों को दान किए गई जमीन को ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो पहला दूसरा सही हो जाएगा और गलत करें। 1077 में कुलुतेंग फर्स्ट के शासनकाल में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल व्यापार बढ़ने की संभावना तलाशने के लिए किस देश भेजा गया? ये क्वेश्चन आपके इस बार या अगली बार कहीं ना कहीं आया था, ये किसी न किसी पेपर में आया था। तो ये कहाँ भेजा गया? चाइना भेजा गया, ठीक है। तो ये चीन भेजा गया। चोल शासक कुलुतेंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 में 72 व्यापारियों का दूत मंडल कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया। हम यहाँ करें, दक्षिण भारत मंदिरों की विशेषताओं पर विचार कीजिए।
का दक्षिण भारतीय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र होते थे। तो आज भी ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है। अब देखिए, हर हर मंदिर, चाहे दक्षिण भारत के हो चाहे उत्तर भारत के हो, हर जगह वो वहाँ से लोगों को रोजगार मिलता था। लोगों को समाज की भावनाएं विकसित होती थी। लोगों को पता चलता था कि हमारी पुरानी संस्कृति कैसी थी। तो ये तो सही ही होगा। इन मंदिरों में एक प्रांगण, गोपुरम और मध्य भाग में एक ऊंचा शिखर होता था। तो हाँ, ये भी सही है। इस काल की मूर्तियां पत्थर व कांसे की बनी होती थी। तो ये भी सही है, पत्थर और कांसे की बनी होती थी। तीनों ही सही है आपका। चलते हैं, देखते हैं हम। कह रहे हैं, कंबन की रामायण किस भाषा में अनुवाद किया गया था। तो पहले तो ये आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो, अच्छा इसका एक चीज़ ये बताइए, जैसे यहाँ कर दिए कि इस काल की मूर्तियाँ पत्थर और कांसे की बनी होती थी, तो बताइए कौन सी एक ऐसी मूर्ति थी जो कांसे की बनी होती थी। ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको, चोल काल की एक बहुत बड़ी, जब आपका ये दिल्ली में एक वो बना था, भारत मंडपम, ये बना जहाँ वो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम में। ठीक है, वहीं पे हुआ था ना शायद आपका। तो वहां पे क्या एक मूर्ति रखी गई थी, क्या मूर्ति का नाम था? ये नटराज। ठीक है, नटराज की वो, अच्छा वो किस काल में बनी थी? चोल काल में बनी थी। और किसकी मूर्ति थी? किस पत्थर की थी? पत्थर की नहीं, कांसे की थी। तो कांस्य प्रतिमा की थी, चोल की कांस्य प्रतिमा की वो थी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो यही यहाँ कह रहा है कि इस काल में मूर्तियां पत्थर और कांसे की बनी होती थी। चलते हैं, नहीं देखते हैं यहाँ पे। और वहाँ पर जो आपने देखा होगा कि नंदी उंदी बने रहते थे, दक्षिण भारत में देखते होंगे मंदिर के बाहर नंदी बैठे रहते थे। तो वो पत्थर के बने होते थे। ठीक है, तो दोनों ऐसे सोच लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ कह रहा है, और ये कंबन की रामायण किस भाषा में अनुवाद किया गया। तो कंबन की रामायण जो थी मूल रूप से किस भाषा, तो पहले देखिए मूल रूप से किस में थी। तो मूल रूप से ये संस्कृत में थी। कंबन की रामायण मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। तो याद रखिएगा, तमिल भाषा में। आप ये मत सोचिएगा कि ये दक्षिण भारत का है तो ये क्या हुआ, ये मतलब तमिल में होगा। नहीं, ये मूल रूप से कंबन की रामायण मूल रूप से संस्कृत में थी और ये तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। ये याद रख लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कंबल की रामायण मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो अच्छा बताइए, यहाँ पर जो कन्नड़ साहित्य है, ठीक है, कन्नड़, अगर हम साहित्य की बात करें, कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कौन कहे जाते हैं? तो कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कौन कहे जाते हैं? तीनों का नाम याद रख लेंगे। तो कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कहे जाते हैं पंप, ये पूछा गया है, पंप, पौन्य और रत्न। ठीक है, पंप, पौन और रत्न, कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न, ये कवि हैं। पंप, पौन और रत्न, ये तीन कवि हैं। ये कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं, दक्षिण भारतीय धार्मिक विशेषताओं में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं, इस क्षेत्र में लिंगायत एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसके संस्थापक वासव थे। लिंगायत एक समुदाय था। ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। आज भी देखेंगे कर्नाटक में लिंगायत बहुत मतलब प्रतिष्ठित वर्ग है लिंगायत का। कहाँ पे मिलता है? ये कर्नाटक में ये मिलते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि शंकराचार्य शंकराचार्य और रामानुजन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कहें जो ये थे शंकराचार्य और रामानुजन, ये दक्षिण भारत के प्रमुख दार्शनिक थे। शंकराचार्य और रामानुजन दोनों ही सही है। तो दोनों लोग का नाम याद रख लेंगे। दोनों लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो ये बताइए, अच्छा ये बताइए, लिंगायत जो समुदाय था इसका विकास क्यों हुआ? जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में जब ब्राह्मण में बहुत सी सारी कुरीतियाँ आ गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, ब्राह्मण धर्म में मतलब हिंदू धर्म में, तो वहाँ यहाँ पर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक उदय हुआ।
ऐसे ही दक्षिण भारत में हुआ इसी के पहले। ये मतलब ये तो बहुत बाद में हुआ, लगभग ये तो 800 से 1200 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, वो तो पहले हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ही क्या हुआ था दक्षिण भारत में, जो आपका अलवार थे, ठीक है, जो अलवार थे और जो नैनार थे, ये अलवार और नैनार ये यहाँ पर भी जाति वर्ण विभाजित था। तो इन्हीं को ट्रिकल करने के लिए बहुत से नवीन संप्रदाय का विकास हुआ। उसी में एक क्या था, लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, तो याद रख लेंगे, उसी में एक था लिंगायत समुदाय, जिसके संस्थापक वासव थे। इनका नाम याद रख लेंगे, जिसके संस्थापक क्या थे, जिसके संस्थापक क्या थे, वासव, ये याद रख लेंगे। प्रतिहार राजा भोज ने किस धर्म को संरक्षण दिया, कहने जो प्रतिहार राजा भोज हैं उन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया, तो उन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। तो याद रख लेंगे कौन सा, वैष्णव धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं पूर्व मध्यकाल में राजपूत वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं राजपूत वंशों में परिहार, चौहान, सोलंकी, परमार चार प्रसिद्ध वंश हुए। चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तो ये सब नहीं जानते हैं आप, तो हाँ ये सही है। तो इसमें क्या हुए, चार राजपूत वंशों में आपके कौन हुए, परिहार हुए, ठीक है, प्रतिहार जिसको आप परिहार भी बोलते हैं, चौहान हुए, चौहान भी, सोलंकी भी हुए, और आपके परमार भी हुए। ठीक है, तो ये आपके हुए, बहुत मतलब महत्वपूर्ण थे ये राजपूतों में। करें, ये राजपूत वंश अपने आप में अग्निकुल मानते थे, अपने ये राजपूत वंश अपने आप को अग्निकुल का मानते थे। देखिए ये अपने आप को अग्निकुल का मानते थे, तो ये भी सही है। चौहानों ने तोमर वंश को पराजित कर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। हाँ, चौहानों ने तोमर वंश को मतलब तोमर वंश को पराजित किया और कुछ चीज़ें दिल्ली के आसपास की कुछ चीज़ों को अपने में मिला लिया, तो ये भी सही है। तो एक दो तीन तीनों ही आपका सही है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, सिंपल ही क्वेश्चन है। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, चंद्र बरजाई। ठीक है, अब ये किस रस में लिखा गया है, तो वीर रस में लिखा गया है, ये भी याद रख लेंगे, वीर रस में। कह रहे हैं महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तब बताइए कथन कारण में कौन सा आपका सही है। देखिए महमूद गजनी क्या करना चाहता था, ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया, एकदम सही है। कर वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, लेकिन ये गलत है, वह भारत में अस्थायी शासन मुस्लिम की स्थापना करने के पर्पज से नहीं आया था। ठीक है, आपने कभी देखा कि महमूद गजनी भारत में सत्ता अपना संभाला है और बहुत बड़ा सम्राट या राजा बन गया, नहीं। तो अस्थाई इसके वो नहीं था, तो पहला सही है, तो आर गलत है। कर महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या था। महमूद गजनी के राज्य में रहता फिरदौसी, तो उसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा याद रख लेंगे, उसकी पुस्तक का नाम क्या था, शाहनामा। महमूद गजनवी भी क्या था, वो कला का बहुत प्रेमी था। ठीक है, तो याद रखेंगे शाहनामा। अच्छा एक कवि और था, ठीक है, फिरदौसी तो आपने पढ़ा कि शाहनामा, एक और था, ये बताइए कौन था। एक जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, अल बरूनी, याद रख लेंगे। ये पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया या महमूद गजनी के साथ ही भारत कौन आया, तो प्रसिद्ध कवि अल बरूनी यहाँ पे आया। ठीक है, तो याद रखेंगे अल बरूनी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि महमूद गजनी का राज कवि कौन था, तीन क्वेश्चन, तीन कवि हो गए, एक अल बरूनी हो गया, ये इनके साथ महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर दौसी क्या है, ये महमूद गजनी के संरक्षण में रहते थे फिर दौसी, और इन्होंने की पुस्तक शाहनामा थी। एक थे उतबी, याद रखे, ये उतबी नाम याद रखिएगा, ये महमूद गजनी का कौन था, ये राज कवि था, तो राज कवि था, राज कवि।
ये कौन था राज कवि? ये महमूद गजनी का राज कवि था। तो उत्बी, अलबरूनी और फिरदौसी तीनों का, अगर मैं कहूँ फिरदौसी कौन था तो महमूद गजनी के संरक्षण में रहते थे। अगर मैं कहूँ अलबरूनी कौन था, तो जब वो आ रहे थे कहे हम भी चलेंगे आपके साथ, तो लेके चले आए, तो अलबरूनी हो गए। और उत्बी कौन हो गया? तो ये जहाँ राज्य करते थे उनके राज कवि हुए उत्बी। ठीक है, उनके राज कवि। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अच्छा लग रहा होगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? 1192 ईस्वी में किसने उत्तर भारत को जीता? तो किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता। 1192 में कौन सा युद्ध था? 1192 तराइन का दूसरा युद्ध था, जिसने पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश याद रहे, राजपूत वंश का एक महत्वपूर्ण वंश था चौहान वंश। ठीक है, तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? पराजित हुए। पहले में तो जीत गए लेकिन दूसरे में क्या हुए? पराजित हुए। ठीक है, और मोहम्मद गोरी अपने क्षेत्र में कर लिया अधिकार। तो 1192 में मोहम्मद गोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं तुर्कों पर भारत विजय से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार विचार कीजिए। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका सही है। कहें तुर्कों की विजय इस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम था। ठीक है, पहला ये कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, तो पहला वाला एकदम सही है। इस समय सामंतीकरण अधिक बढ़ जाने से तुर्कों को भारत में केंद्रीय सत्ता से संघर्ष नहीं करना पड़ा। हाँ, हमने बताया था कि सामंत जो होते थे, जैसे एक राजा होते थे बड़े, और छोटे छोटे यहाँ सामंत होते, उसी एरिया में, राजा के एरिया राज्य में सामंत होते थे। वो क्या करते थे, वो जब राजा कहीं लड़ने जाते थे तो उनके पास सेना होती थी, तो वो राजा की हेल्प करते थे। तो कभी कभी ये सामंत इतने अमीर, इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते थे कि राजा को अपदस्थ कर देते थे। अपदस्थ मतलब गद्दी से हटा देते थे। तो इसीलिए जब मान लीजिए बाहर का कोई आया तो बाहर वाले लालच दे दिए इन सामंतों को, और फिर राजा को हटाने में बाहरी लोगों को बहुत आसानी हुई। मतलब क्या, मतलब ये सब किला भेद खुद ही कर दिए। जो ये रहते थे सामंत, ये मिल जाते थे, और फिर ये भेद, और कई राजा भी मिल जाते थे संघर्ष। तो ये देखिए संघर्ष नहीं करना पड़ा था, तो ये भी सही है। तुर्क आक्रमण के समय भारतीय राज्यों को अपनी ही प्रजा की अपेक्षापूर्वक सहयोग नहीं मिला था। ठीक है, तो ये भी सही है। भारतीय राज्यों को अपनी ही प्रजा का अपेक्षापूर्ण सहयोग नहीं मिला था। तब क्या, क्यों नहीं मिला था वही। ठीक है, हो सकता है सही, मतलब शासन न कर रहे हो इसीलिए नहीं मिलता होगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? यहाँ बताइए कौन सा सभी सुमेलित है। अब देखिए, जो अगर आप कहते होंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ये देखिए शायद आपका कथा सरित सागर या गीत गोविंद इस बार आया था कि नहीं आपके पेपर में। ठीक है, तो आप अगर कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो एक बार आप प्रीवियस ईयर उठा के और ये इस बुक को लेके एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से आया है कि नहीं। मैं आपको 90% क्वेश्चन इसी बुक से दिखा सकता हूँ जो आपके पीसीएस में आया है, और आप किसी बुक से नहीं दिखा सकते। करें विक्रमादेव चरित, क्या करें, विक्रमांक देव चरित। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसके रचयिता कौन करें, कौन इसमें करें कौन सा सही सुमेलित है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कल्हड़ के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कल्हड़ नहीं, बिल्हड़। ठीक है, अब राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया था? तो राज तरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा। तो ये दोनों गलत, ऊपर नीचे दिया गया था, तो यहाँ कल्हड़ लिख दीजिए। गीत गोविंद, करें गीत गोविंद, ये किसकी पुस्तक है ये बताना है। ठीक है, तो गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक, एकदम सही है आपका। कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर ये सोमदेव की इस बार आया था। ठीक है, पेपर में आया था सोमदेव वाला कथा सरित सागर। अगर आपका कथा सरित सोमदेव याद रहता तो क्वेश्चन आप कर दिए होते, और कोई भी नहीं याद रहता। ठीक है, तो कथा सरित सागर सोमदेव। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव, राज तरंगड़ी कल्हड़, विक्रमांक देव चरित बिल्हड़। अब देखिए बिल्हड़ से बिल्हड़ और बी से विक्रांत। ठीक है, विक्रमांक, तो दोनों ही याद कर लीजिए। तो ये याद रखिएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर सी वाला सही पूछ रहा है, तो सी वाला सही हो जाएगा।
देखिए कितना हम देखिए, आप अगर आपको लगे कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा यूट्यूब में, कॉर्नर पे जाएंगे तो वहाँ पर एक सेटिंग बना होगा, वहाँ पर तेज करने का ऑप्शन होगा, वहाँ से तेज कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैं स्लो चलूंगा तो सभी लोग को ये बेनिफिट होगा। करें मध्यकाल, 800 से 1200 ईस्वी में धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। करें मध्यकाल में 800 से 1200 ईस्वी में धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ। करें बौद्ध धर्म तक इस समय कुछ सीमा हद तक पतन हो गया था। उत्तर भारत में वैष्णव और शैव संप्रदायों को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। तो हाँ, क्योंकि इस समय क्या थे, जो शंकराचार्य थे ये एक्टिव हो गए थे। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो ये आपका सही है। ठीक है? कह रहे हैं कि मंदिर और स्थान, कह रहे हैं सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है, बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। तो सूर्य मंदिर आपको कोणार्क में पड़ता है, लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में पड़ता है, जैन मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश खजुराहो में मिलता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। करें मध्यकाल, 800 से 1200 ईस्वी में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई? करें चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई? तो लघु चित्रकला। ठीक है, तो लघु चित्रकला बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट देखते हैं। करें चंबक वर्तमान क्षेत्र, दुर्गरा और कुलूत मध्यकालीन भारतीय राज्य है, और इसमें बताना है कौन कौन से यहाँ पर आपके सही सुमेलित है। करें दुर्गरा कहाँ था? तो दुर्गरा क्या है, जम्मू कश्मीर, आज का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर दुर्गरा राज्य था। ठीक है, मध्यकालीन का एक भारतीय राज्य था दुर्गरा, वो आज के समय में कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। करें चंबक, चंबक कहाँ पे पड़ता है? तो चंबा में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये चंबा में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चंबक क्या है, चंबा में है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र का एक स्थान है। कुलूत कहाँ पे पड़ता है? कुलूत, तो कुलूत कहाँ पे पड़ता है? तो कुल्लू में। कुल्लू जिला आपने देखा होगा ना, कहाँ पे है कुल्लू? हिमाचल प्रदेश में, तो ये कुल्लू में पड़ता है। कुलूत कुल्लू, कुलूत कुल्लू में पड़ता है, चंबक चंबा में पड़ता है। तो याद रखिए चंबक कहाँ पे, चंबा में। ये क्या है, हिमालय का एक क्षेत्र है वर्तमान में। ठीक है, और तो ये आपका चंबा, चंबा, चंबक और दुर्गरा जम्मू कश्मीर, कुल्लू कुल्लू, कुल्लू तो आप जानते ही होंगे। नहीं, देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी वाला आपका सही होगा। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश के थे? अब देखिए दिल्ली सल्तनत आ गया। ठीक है, प्रारंभिक शासक जो थे किस वंश से थे? दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक मामलूक वंश से थे। तो याद रखिएगा, मामलूक। ठीक है, तो मामलूक वंश से थे। नेक्स्ट देखते हैं। कर दिल्ली सल्तनत पर शासन के दौरान दौरान आरंभिक सुल्तानों की प्रमुख समस्याओं पर विचार कीजिए। तो इनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी? पहला क्या, तुर्क सरदार और गुलाम सुल्तान के प्रति जवाब प्रति विद्रोह करते थे। तुर्क सरदार जो होते थे, गुलाम होते थे, सुल्तान के प्रति विद्रोह करते थे। ये एकदम सही है। करें इस समय मध्य एशिया में मंगोल चंगेज खां के लगातार आक्रमण की एक बड़ी समस्या थी। ये क्वेश्चन आपके, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो हाँ सही है, जब आपका दिल्ली सल्तनत आरंभिक दौर में था तो उस समय जो मंगोल और था चंगेज खां, सबसे मतलब चंगेज खां एक नाम ही इसका काफ़ी था। ठीक है, अगर लोग ज़्यादा याद है कि चंगेज खां आ रहा तो वो पूरा तहस नहस, पता ही नहीं चलता था यहाँ कोई राज्य था। ठीक है, पूरा तहस नहस हो जाता था। तो यहाँ करें चंगेज का लगातार आक्रमण एक बड़ी समस्या थी। तो एकदम सही है, दोनों ही आपका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ही सही है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। करें बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। तो बलबन में क्या किया, अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और अपनी सारी सत्ता क्या किया, अपने हाथ में केंद्रित किया। क्यों केंद्रित किया ये बताना है। क्योंकि बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। क्योंकि बलबन सुल्तान क्या था, निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। दोनों ही सही है, तो यहाँ पर कौन सा सही है? ए वाला आपका सही है। ठीक है, तो कौन सा, ए वाला सही है। कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही प्रारंभिक कार्य थे। कह रहे अलाउद्दीन
खिलजी के शासक बनते ही उसके प्रारंभिक कार्य क्या थे? सुल्तान बनते ही संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। कह रहे हैं सुल्तान बनते ही उसने क्या किया? संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी। गंगा यमुना के बीच उपजाऊ क्षेत्र जो दोआब के धनी व्यक्तियों पर उसने भूमि कर बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये करे भूमि कर बढ़ा दी, उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। करें उसने भूमि की नाप करवाए, इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। तो यहाँ पर कौन सा सही है? सही है, दोनों ही सही, तीनों ही सही है। कर अलाउद्दीन की विजय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर बताइए कौन सा आपका सही है, तीनों पढ़िए कौन सा सही है। सही नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एक, अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर राजस्थान पर अधिकार किया। अलाउद्दीन ने क्या किया? रणथंभौर और चित्तौड़ के जो प्रसिद्ध किले हैं उनको जीतकर राजस्थान पर अधिकार कर लिया। हाँ ठीक है, तो ये आपका सही है या कोई गलत नहीं है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण का उद्देश्य धन दौलत प्राप्त करना था। हाँ, अलाउद्दीन, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि अलाउद्दीन क्यों दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण करता था। वहां वो अपना सेनापति भेजता था, उस सेनापति का क्या नाम था? मलिक काफूर नाम था, याद रख लेंगे, मलिक काफूर नाम था उस सेनापति का। ये भी सही है। अलाउद्दीन ने स्वयं दक्षिण भारतीय स्थानों का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन ने क्या किया? स्वयं ही उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का क्या किया? नेतृत्व किया। तो ये गलत है। अभी हमने कहा कि मलिक काफूर को भेजता था ना, तो वो कहाँ जाता था। ठीक है, तो यही आपका गलत है। कौन सा सही नहीं है? सी वाला। ठीक है, अलाउद्दीन की सेना, ठीक है, तो ये गलत है आपका। अलाउद्दीन की सेना दक्षिण भारत के सुदूर मुदरय नगर तक आक्रमण किया। तो हाँ, ये एकदम सही है। मुदरय, तो ये ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि अलाउद्दीन की सेना ने दक्षिण भारत के मदुरै तक, मदुरै नगर तक आक्रमण किया था। हाँ एकदम सही है। तो यहाँ पर सी वाला आपका गलत था और सब सही है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब कर दिया करिए। बाजार सुधार लागू किए थे, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो एकदम सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार की बात आ जाए तो अलाउद्दीन खिलजी एकदम आंख मूंद के लगा दिया करिए। ठीक है, तो बाजार सुधार किसने लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से एक जिसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण, बाजार, ये सब अलाउद्दीन खिलजी। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? ठीक है, अभी हमने क्या कहा था? फिरदौसी, फिरदौसी। ठीक है, किसका संरक्षण महमूद गजनी का प्राप्त था। अल बरूनी, अल बरूनी किसके साथ आया? अल बरूनी, तो अल बरूनी यहाँ इनके महमूद गजनी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर इब्न बतूता, अल बरूनी इब्न बतूता, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, बरूनी बिन तुगलक, या इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की। पहला कार्य है कि तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि कर दी। पहला ये करें। दूसरा क्या? तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। करें तुगलक जो था अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। तीसरा क्या था? तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में दो नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ। अपनी राजधानी दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, ये देखिए यहाँ गलत हो रहा है, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ मैं ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ठीक है, ये फेल हो गया था पूरी तरह से, दौलताबाद पढ़ने में ही दौलताबाद दिल्ली। ठीक है, तो ये देखिए उल्टा कर दिया था यहाँ पे, ये आपका गलत है। ठीक, तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में दो नए राज्य बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का ये उदय हुआ था। तो एकदम सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा चौथा करें, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करना, ये सांकेतिक सिक्के चलाए। ठीक है, तो याद रख लेंगे किसने चलाया सांकेतिक सिक्का?
ये इन्होंने ही चलाया। किसने? MBT। सब देखिए, अगर मैं कहूँ कि मतलब ये गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का सबसे महान, सबसे बुद्धिमान कौन था, महान तो नहीं कहेगा, सबसे बुद्धिमान कौन था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इतना बुद्धिमान कोई ही नहीं था, ठीक है, शासक। तो तुगलक वंश में कोई भी शासक इतना नहीं था, ठीक है। या कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में इतना बुद्धिमान कोई नहीं था, लेकिन फेल हुआ था तब भी ये। तो यहाँ का और इसका कौन सा सही हुआ? एक और तीसरा सही है। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। हाँ, सब असफल सिद्ध हुई। कह रहे हैं यहाँ पर क्या था, क्यों असफल सिद्ध हुई? क्योंकि ये क्या हुआ था, मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इतना ज्यादा ये प्रतीक मुद्रा छाप दिया था गया था कि उस पर निगमन ये सब का कोई वो नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखिए, दोनों ही सही है। अच्छा, ये बताइए किस में चलाए ये सांकेतिक मुद्रा? पीतल। पूछ सकता है कभी, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में चलाए, तो पीतल और तांबे में, दोनों याद रखे, पीतल और तांबे में चलाए। तो ये वाला आपका सही है। नहीं, देखते हैं। कर तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकाली सुल्तान कहलाता है? तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकाली सुल्तान कहलाता है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या था, एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता था, क्योंकि इसने क्या किया था, चाहे ये सिंचाई के लिए इसने कई नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। चाहे अस्पतालों की बात करें, इन्होंने अस्पताल भी खुलवाया था इसने, शिक्षा संस्थानों की भी व्यवस्था किया था। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, इसको कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। न देखते हैं। करें फिरोज शाह तुगलक ने किन नगरों को पुनः बसाया? करें किन नगरों को उसने पुनः बसाया? तो फिरोजाबाद से फिरोज शाह तुगलक हो गया, ठीक है। यहाँ करा हिसार और फिरोज, करें हिसार और ये फिरोजा, ठीक है। तो हिसार और फिर ये भी सही, फिरोजपुर ये भी सही है। आगरा को तो इसने नहीं बसाया था, सिकंदर लोधी ने बसाया था ना। तो यहाँ पर एक दो तीन। तुर्क सरदार तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। करें तुर्क सरदार तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा का दिल्ली सल्तनत की कमजोर उत्तराधिकारी विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके। दिल्ली सल्तनत की कमजोर उत्तराधिकारी जो थे, विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके। इस समय अनेक स्थानीय प्रांत, राजा, रजवाड़े आदि स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोधी वंश का शासन आया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कौन सा आपका सही है, ठीक है। क्या असत्य पूछ रहे हैं, तो असत्य बताइए, इसमें कौन सा आपका असत्य है? देखिए, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कौन सा दिल्ली सल्तनत के बाद लोधी वंश आया? नहीं। तो दिल्ली सल्तनत के बाद जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, तो उस समय इसके बाद कौन आया? सैयद वंश। तो याद रखेंगे, सैयद वंश आया, सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश कब से कब चला? 14 से 1451 तक चला। 1451 तक इनका शासन चला, ना कि लोधी वंश का था, ठीक है। ये तो गलत है। और ये मतलब यही आपका सही है, यही गलत है। अनेक राजवाड़े स्वतंत्र शासन उत्तराधिकारी नियंत्रण नहीं कर सके। तुर्क सरदार तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये भी सही है। अच्छा, कब आक्रमण किया गया था तैमूर के द्वारा, तैमूर लंग के द्वारा? तो भारत पर कब आक्रमण किया गया था? तो भारत पर आक्रमण किया गया था 1398 में। 1398 में तुर्कों के द्वारा, मतलब तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। कई बार पूछा गया है कि तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ था। तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तो कौन सा सही है इसमें? डी वाला आपका। चलते हैं, देखते हैं। करें सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया, बताइए। तो दिल्ली से आगरा, ठीक है। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। देखते हैं। कह रहे हैं कि सिकंदर लोदी अपने प्रमुख कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उसने बंगाल उसने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। कौन? सिकंदर लोदी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं, सत्य पूछ रहे थे ना।
हाँ सही है। उसने वस्तुओं के मूल्य घटाए और मूल्यों पर नियंत्रण रखा, तो ये भी सही है, दोनों ही। तो एक और दो सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, किस लोधी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया? कौन सा लोधी सुल्तान था जिसका अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विद्रोह किया? तो इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। इसका अफगान सरदारों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। न देखते हैं, एकता प्रणाली संबंधित थी। कहने एकता प्रणाली जो है किससे संबंधित थी? किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान इक्ता कहलाता था। ठीक है, मान लो कोई भूमि है, उसके उस भूमि से जो लगान वसूल किया जाता था, ठीक है, लगान जो वसूल किया जाता था, उस मतलब वो लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान हो जो होता था, वो इक्ता कहलाता था। ठीक है, नहीं देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है, एक बताइए कौन सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर सब सही सुमेलित है। मुकद्दम क्या होता था? गांव का वंशानुगत मुखिया होता था। मुकद्दम, मुकद्दम क्या था? गांव का वंशागत मुखिया होता था, मतलब गांव का ऐसा मुखिया जो वंश ही चलता, मतलब अब क्या होता था, आपका प्रधान का चुनाव होता था, मुखिया का चुनाव होता है। पहले क्या होता था, वंश ही चलता रहता था। ठीक है, मतलब उनका बेटा आएगा, फिर उनका बेटा आएगा, तो उनका बेटा, ऐसे चलता था, वो मुकद्दम कहते थे। मुशर्रिफ क्या कहते थे? लगान लगान वसूली और हिसाब की देख देख मुशर्रिफ कहते थे। मुशर्रिफ कहते, आज भी नहीं है कि मुंसिफ, मुशर्रिफ से मुंसिफ बना होगा, क्योंकि ये भी हिसाब उसाब करते थे, है ना। बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी, कई बार पूछा गया है बख्शी नाम वर्ड। तो बख्शी कौन था? सेना का प्रमुख अधिकारी बख्शी कहलाता था। काजी, काजी करें प्रमुख सलाहकार, तो क्या है, काजी प्रमुख सलाहकार होता था? नहीं, ये न्यायाधीश होता था। ठीक है, जैसे क्या होगा, प्रमुख न्यायाधीश, याद रख लेंगे, प्रमुख न्यायाधीश होता था। ठीक है, तो काजी प्रमुख न्यायाधीश होता था। तो याद रखिएगा डी वाला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही नहीं है। नहीं देखते हैं हमारा क्या, सल्तनत काल में स्वतंत्र हुए राज्यों के संबंध में विचार कीजिए। इस समय स्वतंत्र राज्यों में मालवा हुआ, गुजरात हुआ, कश्मीर हुआ, जौनपुर हुआ, बंगाल प्रमुख राज्य थे। सल्तनत काल में स्वतंत्र हुए राज्यों में करें, इसमें इस राज्य मालवा, गुजरात, कश्मीर, जौनपुर, बंगाल प्रमुख राज्य थे। ठीक है, तो ये बताइए, ये सही पूछ रहा था, एकदम सही है। देखते नहीं, ये जौनपुर स्वतंत्र हो गए थे। दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जौनपुर इस समय हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, भारत का सिराज नाम से बोला जाता था जौनपुर को। ठीक है, तो सही है, जौनपुर इस समय मतलब हिंदी साहित्य और शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था, तो ये भी सही है। मेवाड़ शासक राणा कुंभा एक अच्छा कवि और संगीतकार था। ये अच्छा कवि और संगीतकार था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही कौन सा है? एक दो तीन, तीनों ही सही है। ठीक, तो याद रखेंगे तीनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें सल्तनत काल के समय दक्षिण भारत और सुदूर दक्षिण के दो प्रमुख राज्यों बहमनी और विजयनगर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। करें जो बहमनी और विजयनगर से संबंधित कथन है, उन पर विचार कीजिए, कौन सा आपका सही है। करें बहमनी विजयनगर सल्तनत से संबंधित दो प्रमुख राज्य थे। बहमनी और विजयनगर सल्तनत से संबंधित दो प्रमुख राज्य थे, तो ये भी सही है एकदम। फिर बहमनी राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्कर नामक दो भाई ने किया। करें बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। तो ये गलत है आपका। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि इसका मतलब हरियर बुक्का ने नहीं किया था, हसन गंगू ने। हसन गंगू अच्छा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था, वही हरि बहमनी राज्य की स्थापना किया था। तो याद रख लेंगे, अगर बहमनी राज्य की स्थापना करने की बात आए, तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। और ये हसन गंगू कौन था? ये एमबीटी का एक बहुत पावरफुल अधिकारी था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था, इसने ही क्या किया था, संस्थापक था बहमनी राज्य का। ठीक है, तो याद रख लीजिए बहमनी राज्य का संस्थापक कौन थे, यही थे। ठीक है, अगर हरियर और बुक्का की बात करते हैं, तो ये विजयनगर की स्थापना इन्होंने किया था। याद रख लेंगे विजयनगर,
ठीक है, विजयनगर की स्थापना की बात करते हैं। आज का जो मैसूर है ना, ठीक है, मैसूर जहाँ पे, मैसूर भी तब नहीं है, तो ये, तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? ये हरियर और बुक्का, लेकिन बहमनी का हसन गंगू ने किया था, ये याद रखेंगे। करें, कृष्णा नदी तक संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। तो एकदम सही है, हाँ, कृष्णा नदी तक पूरा ये इन्हीं का इलाका था। सी वाला सही है। अब यहाँ देखिए, सल्तनत काल में व्यापार की स्थिति पर विचार कीजिए। करें, इस समय अधिकतर नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। करें, इस समय जो अधिकतर नगर थे वो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। सही पूछ रहा है तो एकदम सही है ये। करें, इस समय बंजारे व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। जो बंजारे होते थे, पिछली बार वीडियो में हमने बताया था कि बंजारे का काम यही होता था। अलाउद्दीन खिलजी भी इनका उपयोग करता था, बंजारों का, क्योंकि जो अनाज होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यही ले जाते थे। ये भी सही है। अरे, इब्न बतूता ने अपने वर्णन में दिल्ली को इस समय का सबसे सुंदर नगर बताया। करें, इब्न बतूता अपने समय में दिल्ली को सबसे सुंदर नगर बताया था, एकदम सही है। व्यापार हेतु चांदी का टका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। चांदी का टका, तो एकदम सही है। कह रहे हैं कि सूफी संत निम्न में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना का उपदेश दिया। ठीक है, जो वीडियो प्रॉपर देख रहे होंगे उनको तो पूरा हिस्ट्री रट गया होगा, क्योंकि वही सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो एकदम सही है। आपका क्या है? ये पहला वाला एकदम सही है, क्योंकि सूफी क्या करते थे? भारत के मतलब बाहर, भारत के बाहर जाके, बाहर नहीं मतलब अंदर ही भारत के, गा गा के अपना गान मतलब लोगों को बताते थे। सूफी मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। कह रहे थे मनुष्य मात्र के बादल पर अधिक बल देते, ये भी सही है आपका। तो सूफियों ने पीर हिंदुओं को गुरुओं के समान थे, तो मतलब सूफियों का पीर हिंदुओं के गुरुओं के समान थे। देखिए, आप देखे होंगे कहीं पीर बाबा रहते हैं, तो चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आप जाते होंगे वहाँ पर पीर बाबा पर, तो बहुत लोग जाते, हिंदू ही लोग जाते हैं, बहुत लोग चद्दर उद्दर चढ़ाने। ठीक है, तो मतलब हिंदू लोग भी मानते थे इन सूफियों को। ठीक है, तो एक दो तीन तीनों ही आपका सही है। इससे पता चलता है कि सूफी लोग क्या था, भारत भाईचारा पे और मनुष्य मात्र पर बल दिए थे। अब देखिए, सूफी संत और निवास स्थान बहुत ही अच्छा है। ये बताइए, ये तो कई बार पूछा जाता है, ये तो इस बार ही शायद आया था। फिर मुइनुद्दीन चिश्ती, बताइए मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ये कहाँ से है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती आपका अजमेर से निवास, इनका निवास स्थान अजमेर है। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर है। बाबा फरीद का कहाँ है? तो अजोधन पाकटा पाटन, यहाँ इनका कहाँ है? अजोधन पाक पाटम इनका स्थान। ठीक है, तो याद रख लेंगे अजोधन, बाबा फरीद का अजोधन पाक पाटम। अब कहाँ पे है अजोधन पाक पाटन? ये पाकिस्तान में है इस समय। ठीक है, करें शाह आलम बुखारी, करें शाह आलम बुखारी, इनका बताइए ये कौन सा है? शाह आलम बुखारी, ये आपका दूसरा गुजरात से थे। ठीक है, और गेसु दराज, गेसु दराज आपके गुलबर्ग थे। तो गुलबर्ग गेसु दराज आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, वहाँ कट गया था, यहाँ गेसु दराज गुलबर्ग हो गया। ये यहाँ हो गया बाबा फरीद जसो, ये हो गया सालम गुजरात हो गया। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आप करें 53 नंबर, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया। करें, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवार और नयनार। अलवार कौन थे? ये विष्णु को मानने वाले थे। और नयनार कौन थे? ये शंकर जी को मानने वाले थे। ठीक है, नयनार से नयन याद रखिएगा, शंकर जी के नयन तीन थे ना, तो ऐसे याद रखिए। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राह्मण थे। करें, भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश क्या थे? संत महात्मा अब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये भी सही है। अधिकांश क्या था? अब्राह्मण, तो ये भी सही। करें, भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया। तो हाँ, धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया, इसीलिए क्या हुए? ये आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सही है, तीनों ही सही है। ठीक है।
करें भक्ति आंदोलन के दौरान साधु संतों उन्हें एक अलग अलग स्थानों पर धर्म उपदेश दिया, और कौन सा सही सुमेलित है, कौन कहाँ पर उपदेश दिया बताइए। चैतन्य ने बंगाल में, इंपॉर्टेंट है, चैतन्य ने बंगाल में उपदेश दिया। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में उपदेश दिया, ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में। गुरु नानक ने पंजाब में उपदेश दिया, याद रखें गुरु नानक ने पंजाब में। कबीर ने कहाँ दिया था, ठीक है, कहने कबीर ने, तो कबीर बनारस यूपी कह सकते हैं, ठीक है, बनारस से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम भेदभाव को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। कबीर पंथ इनका संप्रदाय कौन था, कबीर पंथ है। मुझे इसमें सबसे ज्यादा महान कौन लगे, कबीर जी लगे हैं। सभी महान है, ऐसा नहीं कोई महान नहीं, सभी महान है अपने अपने स्थान पे, लेकिन इनका बाड़ी सुनिए कबीर जी का, मतलब एक अलग ही उसमें आपको लगेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, नामदेव और तुकाराम, ठीक है, तुकाराम ये कहाँ से ठीक थे, तो रामदेव और तुकाराम भी महाराष्ट्र थे, नामदेव, ठीक, नामदेव और तुकाराम ये कहाँ से थे, ये भी महाराष्ट्र से थे, तो दोनों, नामदेव या तुकाराम एक बार पूछा गया था आपको, तो नामदेव तुकाराम महाराष्ट्र थे, कबीर आपके यूपी बनारस से थे, गुरु नानक पंजाब से, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल से। बस ऐसे याद किया करते रहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, गुरु नानक जो मतलब इनके अनुयायी क्या कहलाए, खालसा कहलाए, और खालसा का अर्थ क्या होता है बताइए, खालसा का अर्थ क्या होता है। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है, शुद्ध। और यही अपने सिख धर्म में पांच जो चीजें रखने पर मिनाही नहीं, मतलब पांच चीजें रखना ही चाहिए, मतलब जो सिख लोग होते हैं वो पांच चीजें रखते ही हैं, तो वो पांच चीजें कौन है, तो वो पांच चीजें कौन है, तो पहला याद रख लेंगे केस, ठीक है, केस हुआ, दूसरा कंघा होगा, तीसरा होगा आपका कड़ा, देखते होंगे सिख लोग कड़ा पहनते होंगे, ठीक है, कड़ा हो गया, किरपाड़, ठीक है, तो किरपाड़ और कच्छा, तो ये पांच का से ही पड़ता है, केस कंघा कड़ा किरपाड़ और कच्छा। सिख धर्म में इन पांच चीजों को रखना क्या है, कंपलसरी है, मतलब रख सकते हैं, रख सकते हैं मतलब रखना चीज, रखते ही हैं, ठीक है। तो केस कंघा कड़ा किरपाड़ और कच्चा, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, पवित्र माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कर किन दो भाषाओं के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है। कहना पहले तो उर्दू थी नहीं, फारसी आया था, तुर्की आया था, लेकिन ये उर्दू भाषा बन गई। तो वो कौन से दो भाषाएं थी जिससे उर्दू मिल के आई, तो कौन सी थी, उस भाषा का नाम था हिंदी और फारसी, हिंदी और फारसी से मिलकर क्या हुआ, उर्दू बना है, ठीक है। तो याद रख लेंगे उर्दू आपका हिंदी और फारसी से मिलकर बना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित विचार कीजिए, कह रहे हैं कम्बन ये साहित्यकार है और भाषा है, तो सही पूछा है लेखक, कम्बन किस भाषा में लिखते थे, तो बताइए कम्बन किस भाषा में, तो याद रख लेंगे ये तमिल भाषा में, ठीक है, तो तमिल भाषा में ये थे, तमिल भाषा का लेखन करते थे कम्बन, ठीक है। और अमीर खुसरो किस भाषा में था, तो ये तेलुगु कहाँ जाएंगे, ये तो ये कहे फारसी भाषा में, तो फारसी भाषा याद रखिएगा, फारसी भाषा। विद्यापति, कह रहे हैं जो विद्यापति हैं ये किस भाषा से रिलेटेड है, ठीक है, तो बताइए विद्यापति, तो ये है मैथिली भाषा से, तो याद रख लेंगे क्या है, मैथिली भाषा से विद्यापति है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो एक और तीन, कंबल तमिल के थे, विद्यापति मैथिली थे। अच्छा बताइए, मान लीजिए कंबन आपके तमिल के महान साहित्यकार थे, ये कौन से थे, तमिल के। तेलुगु के एक महान साहित्यकार कौन थे, तेलुगु के पोथन थे, पोथन याद रख लेंगे, ये कहाँ के थे, तेलुगु के महान साहित्यकार थे पोथन, इनका नाम याद रख लेंगे, ठीक है। एक तेलुगु के एक कवि और थे, उनका नाम क्या था, श्रीनाथ, श्रीनाथ है, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था, उसका नाम था हर बिलास, ये याद रख लेंगे, पूछ सकता है कि हर बिलास किसके सम्मान में लिखा गया था, ठीक है। ये तेलुगु के कवि हैं, इन्होंने क्या किया, श्रीनाथ, तेलुगु के कवि श्रीनाथ ने क्या किया था, शिव के सम्मान में हरि बिलास लिखा,
अब देखिए हर बिलास, हर बिलास, हरि बिलास नहीं, हर बिलास। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इनकी हिंदी में एक, हिंदी भाषा में एक है पद्मावत। ठीक है, ये किस भाषा में है पद्मावत? ये हिंदी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। याद रख लेंगे, पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी भाषा में पद्मावत लिखा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। कम्बन तमिल के हैं, पोथन तेलुगु के हैं, श्रीनाथ भी आपके तेलुगु के ही हैं। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, हरिबिलास मलिक मोहम्मद की पद्मावत, जो कि हिंदी भाषा में है। ये भी भाषा भी याद रखिएगा, हो सकता है सबको याद रहे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस भाषा में, तो ये भी तो याद रहना चाहिए। नहीं, देखते हैं कौन 1-3 सही है। करे सल्तनत काल में वास्तुकला से संबंधित विचार कीजिए। इस समय तुर्क और अफगान शैलियों का सम्मिश्रण प्राचीन भारतीय शैली से हुआ है। ठीक है, तो ये करें, तो यहाँ करें सही कौन सा? एकदम सही है। इस समय वास्तुकला के दो महत्वपूर्ण विशेषताएं नुकीले और मेहराब गुंबद थे। नुकीले और मेहराब गुंबद होते थे। इस काल में ऊंची सकरी मीनारों का निर्माण भी बहुतायत में हुआ था। ऊंची और सकरी मीनारों का निर्माण बहुतायत में हुआ था, तो ये भी सही है। कौन सा सही है? डी वाला सही है। चलते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कुतुब मीनार, अटाला मस्जिद और जहाज महल कहाँ, कौन सा है ये बताना है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो कुतुब मीनार आपका कहाँ पे पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है, इसमें बताना ही नहीं है। ठीक है, और ये आपका अटाला मस्जिद कहाँ पे पड़ता है? अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद कहाँ पड़ता है? ये जौनपुर में पड़ता है। ठीक है, तो जौनपुर में, सिंपल ही सब है, जौनपुर में। जहाज महल कहाँ पे है? तो जहाज महल आपका कहाँ पे है? तो जहाज महल मांडू में है। तो याद रख लेंगे, जहाज महल कहाँ पे है? तो जहाज महल आपका मांडू में पड़ता है। सही युग उताला था, सॉरी, 1-3 मांडू में पड़ता है। बस इतना याद रखिए। चलते नहीं, देखते हैं। करें प्रसिद्ध बीदर का मदरसा किस शैली का उदाहरण है? करें प्रसिद्ध बीदर का मदरसा फारसी। ठीक है, फारसी, फारसी शैली का उदाहरण है। किसका? फारसी शैली का। नहीं, देखते हैं। करें सल्तनत काल के दक्षिण पूर्व में किस नगर का दुआरते बारबरोसा नुनेज और पेइस जैसे विदेशी यात्रियों का वर्णन किया है? तो ये बताइए, हम्पी नगर। तो हम्पी नगर याद रख लें, किस? हम्पी नगर सल्तनत काल के दक्षिण पूर्व में किस नगर के दुआरते बारबरोसा नुनेज और पेश? हम्पी नगर। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कर रहा है। करें इस काल में कलाकार अपने आश्रय देने वाले राजाओं के चित्र बनाते थे। जो कलाकार होते थे, जो राजा आश्रय देते थे, उनका चित्र बनाते थे। तो ये तो सही है। जैसे आपको मोदी जी आपको अगर रखेंगे जॉब पे, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब पे, तो आप क्या करेंगे? जितने भी गवर्नमेंट कहेगी उसका आप चित्र बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी काम कहेगी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पहले भी होता था, तो एकदम सही है। यह समय प्रसिद्ध सितार, सारंगी, तबला वाद्य यंत्रों का पतन हुआ। इस समय कह रहे हैं प्रसिद्ध सितार, सारंगी, तबला वाद्य यंत्रों का पतन हुआ, तो ये गलत है। पतन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो दूसरा वाला तो आपका गलत ही है, पहला वाला आपका सही है। तो यहाँ सही पूछ रहे तो पहला वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से थे, मतलब इनवाइट किए थे ना कि आइए यहाँ पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं मुगल और यूरोप वासियों का भारत में आगमन। अब यहाँ वाला चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, तो इसको देखते हैं। तो कौन आक्रमण मतलब किया था, मतलब तो आमंत्रित करने वाले में से थे लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा। ये क्या किए थे? ये यहाँ पर आमंत्रित किए थे। कौन से? लोधी सरदार जो थे, और जो
ये राजपूत शासक राणा सांगा थे, यही भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किए थे। तो बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखते हैं। करें बाबर ने किस युद्ध में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया? करें बाबर ने किस युद्ध में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया? उसमें इब्राहिम लोदी का शासन था ना, तो वो पानीपत का युद्ध, ठीक है, याद रख लेंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बाबर ने क्या किया था? अफगान सरदारों और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे इनको भी हराया, क्योंकि अम, अब सोचिए, बुलाए यही सब तो, लेकिन हराए भी तो। ठीक है, तो यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में ये सब पराजित हुई है। तो लेकिन बाबर ज़्यादा देर तक नहीं, 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद हुमायूं आया था। ठीक है, तो देखते हैं, भारत में बाबर की सफलता के प्रमुख कारण कौन थे? करें बाबर भारत में क्यों सफल हुआ? क्योंकि कुशल और प्रशिक्षित घुड़सवार उसके पास सेना थी, तो एकदम सही है। युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया गया था, तो पहली बार, सही है। असंगठित अफगान शक्ति थी, मतलब अफगान शक्ति जो थी असंगठित थी, तो डी वाला एकदम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। न देखते हैं, कह रहे हैं कि बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कौन सा सही है? बाबर फारसी भाषा के एक अच्छा कवि था। बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था? नहीं। बाबर ये तुर्की भाषा का, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था, आप उठा के पेपर देख लीजिए। इस बार का कुछ पेपर आपका आया था, उसमें भी क्या पता नहीं क्या कहा गया था, शायद कहा गया था कि मुगलों की भाषा फारसी थी। तो बाबर क्या था? तुर्की भाषा का उच्च कोटि का कवि था। तो याद रख लेंगे, ये किस भाषा का था? तुर्की भाषा का, तो याद रखेंगे तुर्की, यहाँ लिख दीजिए, फारसी नहीं होगा। बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था। करें जो बाबर है ये पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था, बाबर प्रकृति प्रेमी था ये। तो हाँ, ये भी आपका सही है, बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था। बाबर का बेटा जो हुमायूं था वो भी पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर प्रकृति प्रेमी था, सही है, बाबर प्रकृति प्रेमी था। तीनों ही आपका सही है, मतलब दो सही है यहाँ पर, पहला वाला आपका गलत ही था। नहीं देखते हैं, करें मुगल बादशाह हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बताइए कौन सा आपका सही है? सही पूछ रहा है, तो करें। प्रारंभ में हुमायूं को अफगान सरदार, गुजरात के शासक और पूर्वी भारत के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा था, ये एकदम सही है। प्रारंभ में हुमायूं जो था को अफगान सरदार और गुजरात के शासक और पूर्वी भारत के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर उसे देश के बाहर भगाने पर विवश किया। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर उसे देश से बाहर भगाने में मदद की, विवश के सही है। अपने प्रवासन के दौरान अमरकोट में हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया, तो सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा। करें शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? करें शेर शाह जो सूरी है उसके बचपन का नाम क्या था? तो उसके बचपन का नाम फरीद था। फरीद शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में सम्मिलित थे। तो ये शेर शाह सूरी द्वारा किए गए जो सुधार थे उसमें सम्मिलित थे राजस्व सुधार सम्मिलित थे, ये याद रखिएगा। प्रशासनिक सुधार सम्मिलित थे, सैनिक सुधार भी सम्मिलित थे, और यहाँ करेंसी प्रणाली में सुधार जो हुआ था ये भी आपके सम्मिलित थे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि शेरशाह द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रैंक रोड किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? पेशावर से कोलकाता को जोड़ती है, तो याद रख लेंगे पेशावर से कोलकाता को यह जोड़ती है। ठीक है, पेशावर से कोलकाता, यहाँ मैं इसको लगा रहा हूँ क्या, दिल्ली नहीं है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक मिनट, हाँ, पेशावर से ये कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड किन को जोड़ती है? पेशावर से कोलकाता से जोड़ती है। देख देखते हैं यहाँ पर क्या है।
करें निम्न कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई थी। करें जब कालिंजर का किला घेरा था तो इसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई, सही है। हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई, नहीं, ये पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो याद रखेंगे, ये वाला गलत है, शायद मैंने पीछे आपको बता दिया क्या, वो देखिए सुधार लीजिएगा, दिमाग में हुआ गया था। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर नहीं हुई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका हुमायूं की मृत्यु हुई, वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से, याद रख लेंगे, जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, चलते नहीं देखते हैं। ठीक है, कहें दक्षिण में बहमनी राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहें 15वीं शताब्दी में बहमनी दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। कहें 15वीं शताब्दी में बहमनी दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। करें बहमनी का प्रधानमंत्री महमूद गवा फारस का एक व्यापारी था। बहमनी का प्रधानमंत्री महमूद गवा फारस का एक व्यापारी था। दूसरा ये कह रहे हैं, सही पूछ रहे हैं तो दोनों ही आपका सही है। महमूद गवा से विजयनगर शासकों ने गोवा छीन लिया। करें महमूद गवा से विजयनगर के शासकों ने गोवा छीन लिया। महमूद गवा ने विजयनगर से गोवा जीत लिया था, याद रख लेंगे। महमूद गवा ने क्या किया था? विजयनगर से गोवा को छीन लिया था। ये गलत है, उल्टा दे दिया गया था। ठीक है, तो ये तीसरा आपका गलत है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। करे अच्छा, बहमनी का संस्थापक कौन था? अभी हमने बताया था, बहमनी का संस्थापक था हसन गंगू। याद रखेंगे, हसन गंगू। करें बहमनी राज्य से विभाजित 5 नए राज्य में असंगत है। बहमनी राज्य से विभाजित 5 नए राज्यों में असंगत है, ये बताना है। तो कौन से अगस्त, आप पहले ये याद रखिए कि बहमनी राज्य जब विभाजित हुआ तो कौन कौन से राज्यों में टूट गया। तो बहमनी जब राज्य विभाजित हुआ तो ये पहले किस में टूटा? 5 राज्यों में टूटा। तो पहला कौन सा था? बीजापुर, तो याद रख लेंगे बीजापुर। दूसरा कौन था? दूसरा दूसरा आपका गोलकुंडा, तो गोलकुंडा इसमें टूटा। तीसरा कौन था? अहमदनगर, अहमदनगर। ठीक है, बहमनी टूटा और कहाँ विभाजित हुआ? 5 राज्यों में, अहमदनगर। और कौन सा था? आपका बीदर हो गया, बीदर हो गया। और कौन सा था? बीदर और बरार। ठीक है, बरार, इसमें टूट गया ये। अब कह रहे हैं कि कौन सा इसमें नहीं है? बरार है आपका, बीदर है आपका, कौन असंगत है? तो बरार है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर है। तो इसमें कह रहे हैं 5 नए राज्यों में, बहमनी राज्य से विभाजित 5 नए राज्यों से में असंगत कौन सा है? करें असंगत कौन सा है? तो इसमें तो कोई नहीं है, सबको दिया गया, पांचों तो दे दिया गया है। तो देखिए नहीं, बरार हुआ, गोलकुंडा हुआ, बीदर हुआ, बीजयपुर हुआ और अहमदनगर, यही 5 में टूट गया। तो बहमनी याद रख लेंगे अपने उत्तर काल में 5 राज्यों में विभाजित हो गया। ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्या कर रहा है कि यहाँ पर कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के बारे में बात कर रहा है। करें विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न कथनों पर आप क्या विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं कि कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की। हाँ, कृष्णदेव राय ने क्या, कहाँ पर? आपका रायचूर जो दोआब है उसके साथ साथ उड़ीसा राज्य पर भी आक्रमण किया और सफलता प्राप्त किया। एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा करें, राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया गया। तो राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया गया, ये भी सही है, दोनों ही करेक्ट है। तीसरा क्या कर रहे हैं? कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में आमुक्त माल्यदा नामक काव्य की रचना की। देखिए, संस्कृत भाषा में उन्होंने नहीं किया था,
उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यदा नामक काव्य की रचना किया। तो यहाँ तेलुगु होना चाहिए, ना कि संस्कृत होना चाहिए। तो आपका कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है विजयनगर के विरुद्ध तालीकोट के युद्ध में किन तीन राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया? अब ये उस समय था जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। तो उसमें क्या किए? अहमदनगर, आपके गोलकुंडा और जो बहमनी राज्य थे, कौन कौन से थे? अहमद सॉरी ये बहमनी कहाँ यहाँ पे आ जाएगा? अहमदनगर होगा, गोलकुंडा होगा और बीजापुर था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर हाँ, यहाँ पर बीजापुर। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये तीन जो आपके ये राज्य थे, इन्होंने क्या किया? मतलब संगठन बनाकर तालीकोट का एक युद्ध हुआ। तो तालीकोट का जो युद्ध हुआ ये कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध यह हुआ था 1565 ईस्वी में। तो ये कई बार क्वेश्चन आया आता है, मिलाने का आ जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर क्या हुआ? ये पराजित हुआ। जिस पर क्या हुआ? इन तीनों का अधिकार हो गया, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा का अधिकार हुआ। लेकिन ये ज्यादा दिन अधिकार चल नहीं पाया। जैसे ही दक्षिण भारत में मुगल आ गए, इनका वो सब मतलब शासन समाप्त हो गया, मतलब मुगलों के आधिपत्य में ये सब आ गया। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर आपका पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, बहमनी राज्य नहीं था। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन्होंने तालीकोट के युद्ध में संगठन बनाकर युद्ध किया विजयनगर के खिलाफ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। तो वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत कब पहुंचा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। ये है ये 1498 में। भारत कहाँ पे पहुंचा? तो ये केरला है, यहीं पे कालीकट है। ठीक है, कालीकट बंदरगाह, कालीकट, यहीं पर ये पहुंचा। ठीक है, तो याद रख लेंगे, कालीकट पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ से होते हुए? केप ऑफ गुड होप होते हुए, मतलब अफ्रीका का जो एरिया है वहां से, नीचे से। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, अभी ये नहीं पूछेगा आपके कि वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत कब पहुंचा या भारत की खोज किसने की। ये सब क्वेश्चन पुराना हो गया। क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि वास्को डिगामा से पहले भारत पर आया नहीं था भारत, लेकिन भारत केप ऑफ गुड होप जो है, वो दक्षिण अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है, वहां तक आ चुका था। उसका नाम क्या था? तो याद रख लेंगे, 1488 की बात है, मतलब इससे 10 साल पहले की बात है। 1488 में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक कौन एक पहुंचा? तो उसका नाम था वार्थो। इसका नाम याद रख लेंगे, बार्थो लोमियो। ठीक है, लोमियो, बार्थो लोमियो डियाज। ठीक है, इसका नाम याद रख लेंगे। ये कब पहुंचा? 1488 में ये बार्थोलोमी डियाज, ये कहाँ पहुंचा? केप ऑफ गुड होप पहुंचा, लेकिन भारत तक नहीं आ पाया था। और जो वास्को डिगामा था, ये भारत तक आ गया था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, 1488 में ये, और वो तो भारत तक आया था। ये तो ना याद रखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं अब यहाँ बताइए, विदेशी यात्री और संबंधित देश, कौन सा विदेशी यात्री संबंधित देश है? ऐसे क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है आरो यारो में। अब देखिए, मार्को पोलो, वास्को डिगामा और निकितन। ठीक है, वास्को डिगामा, मार्को पोलो, अब यहाँ बताना है कौन सा ही है आपका यहाँ पे। अब देखिए, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा बेनिस यात्री था। तो याद रख लेंगे, बेनिस का ये यात्री था। वास्को डिगामा पुर्तगाल से था। निकितन ये कहाँ से था? ये रूस से आया था। ठीक है, तो ये रूस से आया था, और इसने कहाँ की यात्रा की? दक्षिण भारत की यात्रा की। ठीक है, वास्को डिगामा के बारे में जानते ही हैं, मार्को पोलो दक्षिण भारत, ये भी दक्षिण भारत ही आया था। ठीक है, मार्को पोलो वेनिस से आया था। तो यहाँ पर तीनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? करें, जो अमेरिका महाद्वीप है इसकी खोज किसने किया, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की गई? जैसे भारत की खोज की गई कब? 1498 में भारत की खोज किया गया। ठीक है, अभी हमने बताया था। लेकिन अमेरिका की खोज ज्यादा मतलब पीछे नहीं था। 1492 में, 1492 में कौन था यात्री? स्पेन का यात्री था। उसका नाम क्या था? स्पेन का ये यात्री था, यदि याद रख देंगे। स्पेन का यात्री था कोलंबस, ये पहुंचा।
ठीक है, तो याद रख लेंगे स्पेन का यात्री था कोलंबस। यह अमेरिका द्वीप पर पहुंचा तो और बताया कि यहाँ पर क्या है, मतलब ये जब यहाँ पहुंचा तो वो समझ गया कि ये भारत का ही भाग है। ठीक है, अमेरिका में समझ गया ये भारत की भाग है, और वो वेस्ट इंडीज, यहाँ वो वेस्ट इंडीज समझ बैठा था। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो सिर्फ इसमें इतना याद रख लेंगे, क्या है, ये कोलंबस महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप की खोज किया। तो इसका नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। लेकिन अमेरिका की जो इनका नाम है, ये कोलंबस के, इसका नाम कोलंबस महाद्वीप होना चाहिए, नहीं कोलंबस महाद्वीप नहीं। इसके बाद 1497 का समय आता है। 1492 तो ये कोलंबस पहुंचा था, 1497 का समय आता है। इस समय एक यात्री था, उसका नाम था अमेरिगो। याद रखिए क्या नाम था, अमेरिगो, इसी से अमेरिका पड़ा। ठीक, अमेरिगो वेस्पुसी, याद रख लेंगे, वेस्पुकी। ठीक, इसने 1497 में अमेरिका की यात्रा की। ये भूगोलवेत्ता था। इसी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप पड़ गया। ठीक है, तो अमेरिका पड़ा, अमेरिको वेस्पुसी, 1497 में इसने यात्रा किया। नहीं, देखते हैं। कर यूरोपियन नाविक अपनी यात्रा के दौरान दिशा सूचक किन यंत्रों का उपयोग करते थे? करें, जब दिशा सूचक में वो किन यंत्रों का प्रयोग करते थे ये बताना है। तो वो किसका प्रयोग करते थे? वो क्वाद्रांत, चतुर्थांश का प्रयोग करते थे। क्वाद्रांत का, ये चतुर्थांश का प्रयोग करते थे। वेध यंत्र का और मैरियस कंपास का, कुतुब नुमा होता था, तीनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया? करें, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, ये किसके बीच में लड़ा गया? अब अकबर के जितना भी क्वेश्चन आएगा वो अकबर के बारे में आएगा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू के बीच में और अकबर के बीच में लड़ा गया। याद रख लेंगे, हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये बताइए, इस समय अकबर तो बहुत छोटा था, लगभग 13 साल का था, तो वो तो युद्ध लड़ नहीं सकता था। लेकिन उस युद्ध में उसका उसकी तरफ, मतलब अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ा था। याद रख लेंगे, अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ा था हेमू के साथ। ठीक है, लेकिन ये लड़ाई हुई कब थी? तो ये याद रख लेंगे, 1556 में ये लड़ाई हुई थी। तो याद रख लेंगे 1556, लोग बोलते हैं 5 नवंबर को, तो नवंबर न याद रखिए, 56 याद रख लीजिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करा है। कह रहे हैं अकबर की राजपूत नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं अकबर ने राजपूतों से विवाह वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसने अपने प्रशासन में राजपूत को उच्च पदों पर नियुक्त किया। करें, उसने अपने मतलब प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो कौन सा आपका यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर कौन सा सही है? दोनों ही सही है। तो याद रख लेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है, अकबर की विजय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात विजय उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण थी। कह रहे, जो गुजरात की विजय थी, उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण थी गुजरात विजय। ठीक है, इस पर इस बार इससे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, गुजरात विजय या किसी विजय से आया हुआ था कि मतलब जो जो पीसेस वाला पेपर देखेंगे, आया था एक पेपर एक बार। ठीक है, तो कह रहे हैं गुजरात विजय उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ये एकदम सही है, गुजरात विजय जो थी उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण थी। अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया। अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया था। ये भी सही है आपका। दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला। तो सही है, दक्षिण भारत में अहमदनगर के विरुद्ध जो अकबर का 8 साल तक अभियान चला। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो तीनों ही आपके सही है। याद रखिए, सही पूछ रहा था तो सही है। ठीक है, अच्छा बताइए, ये क्यों महत्वपूर्ण था गुजरात विजय? गुजरात विजय इसलिए महत्वपूर्ण था, अरब और यूरोप का जो व्यापार होता था वहीं से होता था। ठीक है, उसका लाभ मुगलों को मिला। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, अरब और इसका व्यापार यहीं से होता था, जिसका लाभ क्या हुआ, ये इन्हीं से मिला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं ना, देखते हैं। कह रहे हैं बक्सी प्रशासनिक अधिकारी है और यूरोप काजी और कोतवाल, ये बताना है प्रशासन, मतलब ये इनका काम क्या था। तो ये देखिए,
सही पूछ रहे हैं कि बख्शी का काम क्या होता था। तो बख्शी का काम क्या होता था, सेना का प्रबंधन करना। तो सेना का प्रबंधन मैनेजमेंट करना बख्शी का काम होता था। काजी क्या होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था काजी। कोतवाल होता था नगर प्रशासन की देखरेख करता था। तो तीनों ही सही है यहाँ पे। कह रहे 83, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है। कह रहे हैं जो मुगल ये साम्राज्य है कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पहले सबसे नीचे क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो फिर आपके वहाँ पर प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे ना, ऐसा वहाँ भी बना बटा हुआ था। या आप देख सकते हैं छोटे अधिकारी होते हैं, उसके नीचे एसडीएम होते हैं, उसके ऊपर बड़े एडीएम होते हैं, फिर लास्ट में डीएम होते हैं, ऐसे वहाँ भी बटा हुआ था। तो कह रहे हैं उसका सही क्रम बता दीजिए क्या होता है। तो सूबा होता है, फिर सरकार होता है, फिर परगना होता है, फिर गांव होता है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्या होता था, तो सबसे बड़ा सूबा होता था। तो सूबा के नीचे सरकार होता था, ठीक है, सरकार सूबा के नीचे होता था। इसके बाद क्या होता था, सरकार किस में बटी होती थी, परगना में बटा होता था। और परगना क्या होता था, गांव में बटा होता था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। सूबा हुआ, सूबे के बाद सरकार हुआ। ये मत सोचिएगा सरकार आगे हो जाएगा सूबा पीछे हो जाएगा, नहीं। पहले सूबा आता है, फिर सरकार आता है, फिर परगना आता है, फिर गांव आता है। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, सूबा, सरकार, परगना, गांव। एक बार इस बुक को आप पढ़ लिए तो आपका पूरी लाइफ में कभी हिस्ट्री का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हिस्ट्री यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो आपका बुक है, यहाँ अगर पढ़ लिए तो आपका हिस्ट्री का कोई, चाहे आईएएस का क्वेश्चन आए, चाहे पीसीएस का क्वेश्चन आए, या किसी अन्य एग्जाम का पेपर आप दे रहे हो, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। करें अकबर काल में साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करें भूमि का लगान और व्यापार कर धन की प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। करें भूमि का लगान और व्यापार कर धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे, ये अकबर काल में। दूसरा कह रहे हैं राजा टोडरमल ने लगान की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। राजा टोडरमल ने क्या किया था, लगान की एक नई व्यवस्था का जन्म दिया। उस नई व्यवस्था का नाम क्या था ये बताना है। उसका नाम था टोडरमल व्यवस्था। एक और नाम था टो एक मिनट, यहाँ क्या नाम इसका था, टोडर मल व्यवस्था इसका नाम था। टोडरमल व्यवस्था इसको और भी कहते थे, या इसको बोला जाता था आईने दहसाला। ये याद रख लेंगे, आईने दहसाला इसका नाम था, ठीक। आईने दहसाला बोला जाता था, या टोडरमल व्यवस्था इसको बोला जाता था। दोनों याद रख लेंगे, टोडरमल व्यवस्था या आईने दहसाला बोला जाता था, ठीक है। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। समुद्र पार व्यापार की मुगल काल की एक बड़ी उन्नति हुई। तो समुद्र पार जो व्यापार था, इसलिए तो गुजरात का विजय इंपॉर्टेंट था। तो याद रख ले, ये भी सही है। तो तीनों ही आपका सही है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार से संबंधित थे। करें अकबर के दरबार से कौन संबंधित थे ये बताना है। तो तानसेन अकबर के दरबार से ही संबंधित थे। याद रख लेंगे कौन थे, तानसेन कौन थे, अकबर के दरबार से ही संबंधित थे, ठीक है। करें फैजी अकबर के दरबार से ही संबंधित थे, ठीक है। अबुल फजल, अबुल फजल भी अकबर के दरबार से संबंधित थे। तुलसीदास अकबर के दरबार से नहीं संबंधित थे, याद रख लेंगे, ठीक है। तो तुलसीदास अकबर के दरबार से नहीं संबंधित थे। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप बता सकते हैं कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, ठीक है। तो तुलसीदास क्या थे, अकबर के समकालीन। ये पूछ सकता है, पूछा गया है कि अकबर के समकालीन कौन थे। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन उनके दरबार से इनका कोई संबंध नहीं है। अब हम अबुल फजल के बारे में थोड़ी सी बताते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अबुल फजल, इन्होंने क्या किया था, अकबर का जीवन चरित्र लिखा था, मतलब अकबर की जीवनी लिखी थे। क्या नाम था अबुल फजल की अकबर की जीवनी का, अकबर नामा। ये वर्ड याद रख लेंगे, अकबर नामा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। और जो आईने अकबरी है, इसी अकबर नामा का ही भाग है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, आईने अकबरी ही
इसी अकबरनामा का ही भाग है। तो आईने अकबरी अबुल फजल, तो अबुल अबुल फजल के बारे में ये याद रख लेंगे, इन्होंने अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखा। ठीक है, तो याद रख लेंगे अकबरनामा लिखा। ठीक है, अब ये याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे, ये याद रख लेंगे कि जो महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ अकबर के कार्यकाल में ही हुआ। और इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। तो ये हमने क्या बताया कि अकबरनामा अबुल फजल ने जो महाभारत रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए फैजी, फैजी भी इनका राज दरबारी कवि था। तो याद रखिएगा फैजी क्या था, इनका राज दरबारी कवि था। ठीक है, तो तानसेन तो इनके दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें मुगल चित्रकला शैली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल चित्रकला में लघु चित्रकला प्रमुख शैली थी। करें जो लघु चित्रकला थी वो प्रमुख शैली थी मुगल चित्रकला में, एकदम सही है। करें चित्रकला में प्रयोग होने वाले रंग भारतीय चित्र शैली भारत और फारसी चित्रकला का सम्मिश्रण था। तो ये भी सही है। चलते हैं देखते हैं कि अकबर काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। करें जो पुस्तकें थे अभी वो हाथ से लिखी जाती थी। क्या हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी? देखिए अब ये पुस्तकें क्या थी, ताड़ और वृक्षों पर, जो वृक्षों की छाल होती थी उस पर नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि इस समय कागज का आविष्कार चीन में हो गया था। उससे पश्चिमी एशिया से क्या होता था, निर्यात हो, मतलब वो पश्चिमी एशिया में निर्यात करता था। और यहीं से क्या हुआ, जो वो मतलब पुस्तकें हो गई वो अब कागजों पर ही लिखी जाने लगी। ठीक है, तो याद रख लेंगे ये कागजों पर लिखी जाने लगी। इस समय कागज का प्रयोग होने लगा था। हाँ, इस समय कागज का प्रयोग होने लगा। तो दोनों ही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, करें निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। करें इबादत खाना कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। धार्मिक सिद्धांतों पर कह रहे हैं विचार विमर्श होता था इबादत खाने में। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं क्या, दूसरा कह रहे हैं कि दीवाने आम अकबर का दरबार। ठीक है, तीसरा का दीवाने खास सामान्य प्रजा से सब मिलने का स्थान। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए इबादत खाना जो होता था ये धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श होता था, एकदम सही है। क्योंकि ये कहाँ था, ये फतेहपुर सीकरी में था। याद रख लेंगे फतेहपुर सीकरी में ये पड़ता था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। जहाँ पर हिंदू हुए, फारसी हुए, जैन हुए, ईसाई हुए और इस्लाम के जो आचार्य होते थे आपस में विचार विमर्श करते थे। ठीक है, तो ये इबादत खाना थी, ये याद रखेंगे। धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श एकदम सही है। दीवाने जो आम होता था, ये आम लिखा नहीं, कहते हैं ना आम जनता, तो ये आम जनता यही हो गया। सामान्य प्रजा, सामान्य मतलब आम ना, तो सामान्य प्रजा के लिए मिलने का स्थान। अब आम वो मत समझिएगा खाने वाला। ठीक है, दीवाने आम सामान्य प्रजा से मिलने का स्थान होता था। और दीवाने खास, खास मेहमान के लिए। तो अकबर का दरबार होता था, तो अकबर का जो दरबार होता था वहाँ पर जो मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे, उनसे विचार विमर्श किया जाता था राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, तो कौन सा सही नहीं है, सी वाला 2 और 3 आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कह रहे हैं मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शैली से बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता था। कह रहे हैं जो मुगल का शैली में बने वहां पर एक फाटक और बाग होता था। तो एकदम सही है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है। तो फतेहपुर सीकरी का वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ये पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण नहीं, इसमें ये फारस की शैली का भी, देखिए जो भी वहाँ बनती थी पहले मुगल काल में उन्हें फारस की शैली का जरूर ही उसमें जिक्र किया जाता था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, पूर्णतः भारतीय शैली नहीं थी। ठीक है, पहला वाला ही आपका सही है, दूसरा गलत है।
फिर अकबर द्वारा प्रचारित दीन ए इलाही से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दीन ए इलाही क्या करता था, बताइए। तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए एक धार्मिक मार्ग का सुझाव दिया था, जिसको क्या कहा जाता था, दीन ए इलाही। इसका मतलब क्या होता था, एक ईश्वर का धर्म। क्या कहता था, एक ईश्वर का धर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, यह सब धर्मों के सत्य पर आधारित है, इनमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश होता था। तो एकदम सही है। अकबर के कुछ सहयोगियों ने दीन ए इलाही मानने से इनकार कर दिया। कहें इसमें कुछ सहयोगी जो थे वो दीन ए इलाही मानने से इनकार कर दिए। तो इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें कौन से थे, मान सिंह उसमें प्रमुख था। तो राजा मान सिंह जो है, ठीक है, मान सिंह। तो राजा मान सिंह था, ये बहुत प्रमुख था, जो क्या होगा, दीन ए इलाही मानने से इनकार कर दिया। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है, दोनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करें, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, बताइए किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो याद रख लेंगे, जहांगीर, इनकी आत्मकथा क्या थी, फारसी में। तो याद रख लेंगे, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुके। याद रखें, तुजुके, तुजुके जहांगीरी, इनका नाम याद है, तुजुके जहांगीरी इनकी आत्मकथा है। तो तुजुके जहांगीरी आत्मकथा है, जो किस में लिखी गई, फारसी में लिखा गया। ये याद रख लें, किसमें, फारसी में लिखा गया, तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, करें किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। तो वो क्या, 1611 ईस्वी में, 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। ठीक है। कह रहे जहांगीर के समय में निम्न कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया। जहांगीर के समय में निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया। तो वो कहाँ का था, तो वो कंधार था। कंधार अकबर के समय में था ना। तो कंधार ये अफगानिस्तान में पड़ता है। फारस के बादशाह ने इसको जीत लिया था। तो याद रख लेंगे, फारस के बादशाह ने इसको जीत लिया था, कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था। तो कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था, सर टॉमस रो। तो याद रखेंगे, सर टॉमस रो मुगल का ये जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने का किया, शाहजहां ने किया। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, करवाया, शाहजहां ने करवाया। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, इन्होंने ही बनवाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो तो सभी जानते हैं। ठीक है, लाल किला इन्होंने बनाया। ठीक है, तो याद रख लेंगे ये। अच्छा ये बताइए, शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था उसका नाम क्या था, तख्ते, उसका नाम था तख्ते ताऊस। ठीक है, तो तख्ते ताऊस उसका नाम था। शाहजहां से संबंधित निम्न कथन कौन सा असत्य है। तो ये बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सत्य है, पहले ये देखिए, इसने मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शां को अपनी सेनाएं भेजी। मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शां की को अपनी सेनाएं भेजी, सही है। कंधार थोड़े समय के लिए शाहजहां को पुनः प्राप्त हो गया। कंधार जो था थोड़े समय के लिए किसको प्राप्त हो गया, शाहजहां को प्राप्त हो गया पूरा। ठीक है। शाहजहां ने असम के में कामरूप पर विजय प्राप्त किया। तो शाहजहां ने असम के कामरूप पर भी विजय प्राप्त किया। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है। शाहजहां के समय में हुगली बंदरगाह पर डचों का अधिकार था। करें शाहजहां के समय में जो हुगली बंदरगाह था उस पर डचों का अधिकार था। ठीक है, ये क्या है आपका, सही है कि गलत है। तो डचों का अधिकार नहीं था, यहाँ पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, पुर्तगालियों का अधिकार था, ना कि डचों का अधिकार था। ठीक, तो ये आपका तीनों ही सही है, तीसरा वाला गलत है। शाहजहां ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाई। तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो याद रख लेंगे, शाहजहां ने शाहजहां के बाद में अपनी राजधानी बनाई। कर मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। करें ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का पालन किया गया।
तो ये सही है गलत है? तो पहले देखिए, औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुए थे तो सही है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का पालन नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकारी ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये जो यहाँ पर औरंगजेब था अपने सभी भाइयों को मार के पराजित करके सिंहासन पर बैठा बैठा था। ठीक है, तो ये सत्य है, आर गलत है। करें मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, ये बताना है। तो भौगोलिक सुरक्षा उनका, क्योंकि वो जहाँ पर रहते थे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, भेदना बहुत ही मुश्किल था, आपने बहुत सी मूवियों में देखा होगा। उच्च नेतृत्व शक्ति, कोई भी मराठा में चाहे पेशवा आते थे चाहे मराठा किंग थे, सबकी उच्च नेतृत्व शक्ति होती थी। ठीक है, राजनीतिक जागृति उनकी थी, उपयुक्त तो सभी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 100। करण वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो कौन था? अफजल खां था। याद रख लेंगे कौन सा था, अफजल खां था। ये देखते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ ने संधि की? किस मुगल सेनापति के साथ अकबर ने संधि की? तो वो कौन सा? जय सिंह। ठीक है, तो याद रखेंगे जय सिंह के साथ संधि हुई, जिसको क्या बोला गया था? पुरंदर की संधि। याद रख लेंगे, क्या बोला गया? पुरंदर की संधि। करें मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था किया। तो शिवाजी ने क्या किया था? अष्टप्रधान की व्यवस्था किया था, एकदम सही है। कह रहे थे कि चौथ और सरदेश मुखी मराठा राज्य के बाहर लगान वसूली के लिए दो प्रधान साधन थे। हाँ, चौथ वसूला जाता था और क्या वसूला जाता था? सरदेश मुखी वसूला जाता था। ठीक है, तो ये मराठा की आय के क्या थे? महत्वपूर्ण स्रोत थे, हुआ करते थे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, क्या था? चौथ और सरदेश मुखी। अब यहाँ पर कैसे देखेंगे? जो चौथ थी वो क्या कितना लिया जाता था? जो चौथ था, एक चौथाई, जो एक कर का एक चौथाई। ठीक है, तो 1/4 लिया जाता था, ये याद रख लेंगे। चौथ और सरदेश मुखी मराठा राज्य के बाहर लगवन वसूली के दो साधन थे, तो सही हो गया। तो यहाँ पर कौन सा? दोनों ही सही है। ठीक है, सरदेश मुखी 10वां भाग लिया जाता था, मतलब ये इतने 11 ठी होता था, 10 थे तो 10वां भाग सरदेश मुखी को। ठीक है, तो सरदेश 10वां, देश ना 10 से देश, तो 10वां भाग लिया जाता था। चौथ 1/4 चौथा भाग। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। कौन सा? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? कौन से जो औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर। याद रख लें, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि 1600 कब दिया था? 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का हुक्म दिया। कौन था? ये औरंगजेब था, गुरु तेग। नहीं देखते हैं। करें निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? करें किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन किया। याद रखें, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नहीं देखते हैं। करें किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो ये दारा सिको। तो याद रख लेंगे, दारा सिको। नहीं देखते हैं। कह रहे हैं 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापार की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असंगत है? यहाँ बताइए कौन सा असंगत है। पहला क्या है? इस समय फारस हुआ, चीन हुआ, पूर्वी अफ्रीका हुआ, रूस हुआ, पश्चिमी यूरोप से भारत का व्यापार होता था। एकदम सही है। व्यापार विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। एकदम सही है। इस समय भारत में दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत और मछलीपट्टनम व्यापार के बड़े केंद्र थे। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। अभी तक अंग्रेजों का भारतीय व्यापार से कोई संबंध नहीं था, तो ये गलत है। तो 1 2 3 तीनों ही आपके सही हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा असत्य है? यही डी वाला।
करें निम्न कौन जहांगीर के चित्रकार थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। जहांगीर के चित्रकार बताइए थे, कौन थे? तो जहांगीर के चित्रकार थे बिशन दास। तो बिशन दास किसके चित्रकार थे? जहांगीर के चित्रकार थे। मुराद जहांगीर के चित्रकार थे। मंसूर जहांगीर के चित्रकार थे। बहजाद जहांगीर के चित्रकार थे। तो इनका नाम याद रखें, मैं लिख देता हूँ। बिशन दास जहांगीर के चित्रकार थे। मुराद जहांगीर के चित्रकार थे। आपके मंसूर जहांगीर के चित्रकार थे। बहजाद, ठीक है, बहजाद किसके? जहांगीर के चित्रकार थे। तो चारों लोग का नाम याद रख लेंगे, बिशनदास, मुराद, मंसूर, बहजाद, ये जहांगीर के चित्रकार थे। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करें मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें शाहजहां के काल में वास्तुकला का पर्याप्त विकास हुआ। करें शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का पर्याप्त विकास हुआ। तो यहाँ पर सही है कि नहीं था? वास्तुकला जो आर्किटेक्चर है इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनति आरंभ हो गई। करें जो औरंगजेब के शासनकाल में जो मुगल वास्तुकला की उसकी गिरावट आरंभ हो गई। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि औरंगजेब के समय में जो इमारतें पहली बनी थी उन्हीं की नकल करके बनाई जाती थी, कुछ नया नहीं बनाया जाता था। तो यहाँ पर डी वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताइए, इसमें आपका कौन सा है? पहला करें सत्य है, संगीत की हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली मुगल काल में खूब लोकप्रिय हुई। एकदम सही है। ख्याल और ठुमरी संगीत शैली मुगल दरबार में विकसित हुई। तो ये भी सही है। इस समय कर्नाटक संगीत की शैली प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध है। सही है। 18वीं सदी तक दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के प्रमुख केंद्र नहीं रहे। ये गलत है। उर्दू के प्रमुख केंद्र रहे थे, ठीक है। तो यही गलत है, थे नहीं वाला नहीं होगा। नहीं देखते हैं। करें सूरदास रसखान बिहारी, इनके बारे में बात करना है। कर कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो बताइए। सूरदास की जो रचनाएं हैं, तो सूर सागर एकदम सही है, याद रख लेंगे। सूर सागर किसकी? इन्हीं की रचनाएं हैं। रसखान की कृष्ण लीला नहीं है, ठीक है। ये रसखान की कौन सी? प्रेम वाटिका, याद रख लेंगे। प्रेम वाटिका ये किसकी है? रस खान की है, ठीक है। और ये प्रेम वाटिका किसकी है? रस खान की है। और यहाँ पर ये हो गया, हाँ, बिहारी की सतसई, याद रख लेंगे, बिहारी की सतसई है, ठीक है। यही वाला आपका गलत है। तो कौन सा गलत था आपका? बी वाला आंसर गलत था। करें औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने। तो याद रखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने संभाली मुगल सत्ता। तो ये याद रख लेंगे, ये वाला आपका सही है। कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ। करें पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा और अफगानों के बीच में हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। कब? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, मराठा और अफगानों के बीच में, ठीक है। तो अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ईरान का बादशाह था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये ईरान का बादशाह था, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं यूरोपीय व्यापारियों के उत्तरवर्ती मुगल प्रशासन में अपने क्षेत्र विस्तार में सफलता के कारणों से संबंधित है। बताइए इसमें कौन सा सही है? अच्छा बताइए, नादिर शाह का आक्रमण कब भारत पर हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का 17 नादिर शाह का 1739 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1739 में नादिर शाह का
दिल्ली पर आक्रमण हुआ था और नादिर शाह ने दिल्ली को तहस नहस कर डाला था। नादिर शाह लौटते समय जो शाहजहां का तख्ते ताऊस अभी अभी हमने बताया था, तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा ईरान में ले गया था। तो तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा 1739 में जब आक्रमण हुआ था उसी समय लेके चला गया था। बताइए क्या इसमें कारण था। तो यहाँ दोनों ही समय भारत के कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, सही है। यूरोपीय यूरोपीय समुद्री लड़ाई में मुगल सेना से बेहतर थे, तो ये भी सही है, उनके पास अच्छी अच्छी जहाजें थी। यहाँ देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। भारत से व्यापार संबंध कौन स्थापित करने वाले थे? पुर्तगाली थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ठीक, कौन थे? पुर्तगाली। देख सकते हैं। करें यूरोपीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हम बताना है कौन सा आपका सही है। करे डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत भेजा, तो ठीक है। हॉलैंड की कंपनी ने जावा और सुमात्रा पर अपने केंद्र स्थापित किए। नीदरलैंड मतलब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी का नाम है, तो ठीक है यही है, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया? करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त किया। ठीक है, दहेज वहेज में। ठीक है, तो याद रख लेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दहेज में बम्बई प्राप्त कर लिया। ठीक है। करें पांडिचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? करें पांडिचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? फ्रांस का। तो याद रख लें किसका? फ्रांस का अधिकार था। खैर मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर हुए। हाँ सही है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी क्या हुए? कमजोर ही थे। इस समय बुंदेलखंड व रोहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहे थे। तो हाँ बुंदेलखंड और रोहेलखंड क्या थे? विद्रोह के राज्य उभर के आए थे। ठीक है, तो याद रखे बुंदेलखंड रोहेलखंड लगातार विद्रोह। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों में विलासितापूर्ण जीवन था, रंगीला उंगीला आ गए थे। ठीक है, तो ये सब विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो ये भी सही है। तो कौन सा आपका सही है? तीसरा डी वाला सही है। ठीक है, तो याद रख लेंगे डी वाला आपका यहाँ पर सही है। बस इतना ही घटना। अब आपका जानते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा क्लास एट्थ का होगा। क्लास एट्थ में भाग एक और भाग दो दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, हमारे अतीत उसमें क्लास एट्थ में है हमारे अतीत। हमारे अतीत ये तीसरा वाला है। ठीक है, इसमें भाग एक और भाग दो दोनों ही आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर। लगभग जो आपका अगला लेक्चर आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री ही लगभग रहेगा। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सबको मैं करवाऊंगा। क्लास एट्थ का आपका पूरी तरह से खत्म, एक ही लेक्चर में हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज अब 7 तक आपका खत्म हो गया। नई पुरानी दोनों ही एनसीईआरटी पूरा 7 तक खत्म हो गया। एट्थ का बच्चा है, एट्थ खत्म करवा देंगे, नई वाली खत्म करवा देंगे, इसके बाद पुरानी वाली एक लेक्चर में ले लेंगे। तो एट्थ का भी 2 लेक्चर में दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे आपका होगा वो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे भी वीडियो हम कल लेकर आए या परसों लेकर आए तुरंत आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।